हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कराची, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान और कांग्रेचुलेशन टीम पाक, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें मुमकिन हुई। और कल हमने देखा कि वी हैड अ ग्रेट मैच और कराची का वो ख्वाब पूरा हो गया जिसके बारे में कराची वाले बात कर रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है कि पीएसएल का फाइनल जो है वो हमारे कराची में हो सके? क्या ऐसा मुमकिन है कि कराची की रौनकें दुबाला हो जाएं? 2009 के बाद से जो मैदान सूने पड़े थे वो दोबारा से रौनक में डूब जाएं और कल कराची की सड़कें, कराची की बिल्डिंग्स, कराची की गलियां जिस तरीके से रौनक का मंजर पेश कर रही थी, तो हम तो कल भी यही कह रहे थे कि जैसे ईद का समा था। हमने देखा कि पीएसएल का जो फाइनल मैच था ओवरऑल इंतहाई जबरदस्त मैच था। गो कि मेरी टीम जो है वो हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जीत गया, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत हुई और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम पुरअमन कौम हैं। कल के मैच के बाद से हमने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि जी देखिए, कराची वाले कितने खुले दिल के लोग हैं, कराची वाले कितने जबरदस्त मेजबानी करते हैं, कराची वालों के हौसले जो है वो कितने बुलंद है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैच के ऊपर तो हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि आज पीएसएल स्पेशल है। गुड मॉर्निंग। आज मैच के हवाले से आगे जाके बात करेंगे और आपकी जो टीम हारी है उस पर भी बात करेंगे। इवेंट कितना कामयाब रहा कल का, कराची के अंदर जो पूरा इंतजाम किया गया था वो कितना कामयाब रहा, उसके अंदर कितने कितने लोगों की एफर्ट शामिल रही, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। चेयरमैन हवाले से सबको क्रेडिट दिया, खासतौर पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्रेडिट दिया, क्योंकि उनकी मदद के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर इतने सिक्योर इंतजामात किए जाते और पीएसएल के फाइनल को और सबसे बड़ी बात किया जाता। 3 टियर में जो है सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और न सिर्फ हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं वो, बल्कि कराची के शहरियों ने भी बेइंतहा कोऑपरेट किया। कराची के शहरियों को भी कभी दिक्कत नहीं हुई कि जी हम सिक्योरिटी चेक पे रुके, हम अपनी चेकिंग कराएं, हम अपनी तलाशी दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। शहरियों की तरफ से भी पूरा ताउन किया गया और बिल्कुल हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी जो है वो जबरदस्त इकदाम किए गए, इंतजाम किए गए। कल जिसका अमली मुजाहरा हमने देखा, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरी। तो जनाब देखिए, जश्न आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाया गया और जैसे ही इस मैच के स्टार्ट होने से पहले हम देख रहे थे कि जो स्पेक्टेटर्स थे, शायकीन क्रिकेट थे, उनके जज्बे, हौसले बिल्कुल बुलंद थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात पे कि कराची जो है वो होस्ट करने जा रहा है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो लाहौर ने मेज़बानी की थी, लेकिन जब मैं खुद मैंने बहुत सारे लोगों से वहां पर बात की थी तो वहां पर जो लोग थे वो ये बता रहे थे कि चाहे जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी धूप हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन वो लोग वहां पर शटल सर्विस के जरिए आ रहे थे और उनके जज्बे जो थे काबिले दीद थे, मतलब देखने के काबिल थे कि बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनको बस ये फिक्र थी कि आज जो है ये मैच होना है, आज कराची होस्ट कर रहा है, आज हमें सब्र का मुजाहरा करना है, आज हमें पूरी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान, कराची कितना पुराना शहर है। और कल के मैच के बाद से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के ऊपर दरवाजे खुल गए। इंशाल्लाह ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी। वेस्ट इंडीज की टीम अगले माह पहले हफ्ते पाकिस्तान आएगी और खास तौर पर कराची में मैचेस खेलने जाएगी। आपने कराची वालों के पेशेंस की बात की तो कल वाकई उसका देखने को मिला, क्योंकि स्टेडियम तक जाना आसान नहीं था। सबा आपको पता है, पहले आपको पार्किंग तक जाना था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रास्ते बंद थे, फिर वहां से आपको पैदल चलना था, शटल सर्विस तक जाना था, फिर शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम तक जाना था तकरीबन 3 घंटे पहले मैच से। 12 बजे से जो है 12 बजे से लोग जाना शुरू हो गए थे, लोगों की बड़ी तादाद वहां पर जमा होना शुरू हो गई थी और 3 बजे के बाद जो है पूरा शहरी उमंड आएगा और लोगों ने बड़ी जबरदस्त तरीके से मैनेज किया। इंतजामात के हवाले से भी बात करेंगे कल और क्या क्या हुआ और कौन कौन से शहरों में किस तरीके से मैचेस देखे गए, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और
तो हो गया, लेकिन जज्बा, जुनून और क्रिकेट का फीवर कम नहीं हो रहा है। ब्रेक के लिंक में भी जो है वो हम इस बॉल के साथ में कैच खेल रहे थे। क्यों ओवेस? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और अब पीएसएल की बात हो रही है तो पीएसएल पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त ज़बरदस्त पैनल भी मौजूद है। फजीला सबा जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स कवर करती हैं, साथ में गुलाम अली साहब फॉर्मर क्रिकेटर हैं, एनालिस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं नफीस नईम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। कल का इवेंट कैसा रहा फजीला, सबसे पहले आप बताएं। इवेंट कुछ इस तरह रहा, क्योंकि हम जब निकले थे स्टेडियम जाने के लिए तो एक हुजूम लगा हुआ था, लेकिन मैं क्योंकि लाहौर में भी हम एक अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी मैचेस हुए हैं वो सब कवर करते रहे, लेकिन जो सिक्योरिटी ने हमें सपोर्ट किया है ओवरऑल, और मैंने देखा कि मतलब रेंजर्स एहलकार बड़ी स्माइल फेस के ऊपर लेके बुकेज प्रेजेंट करके आपको इस दिया जा रहा था, तो जो शायकीन थे उनकी खुशी मजीद बढ़ गई कि टेम्पो ऐसा बना था और शुरू में उनको ऐसा माहौल मिल गया। और जाने के बाद 2 बजे से मेरे ख्याल है क्राउड आना शुरू हुआ था। 2 बजे से वो बैठा रात के 12 बजे तक वही टेम्पो रहा। रात के 12 बजे तक वही 32-33 हज़ार के लोग और वो हुजूम, और उसको उसी तरह से मेंटेन भी करना और उनका वही शौक, वही जज्बा बरकरार रखना। आई थिंक दिस इज रिमार्केबल। और मैंने खुद देखा कि छोटे उनकी जनरेशन का तो ये पहला इंटरनेशनल ऐसा मैच होगा, बच्चे जवान सब मौजूद थे, और जो 16-17 साल के बच्चे होंगे या जो इस तरह के नौजवान होंगे, उनकी जिंदगी में पहला मौका था कि इंटरनेशनल क्रिकेट को, नेशनल स्टेडियम को ऐसे हुजूम में भरा हुआ अपने सामने देख रहे हैं। वरना पुराने लोगों ने तो देखे थे इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे। तो बड़ा दिन था कल कराची के लिए, है वो अच्छा दिन था, बहुत बड़ा दिन था कराची के लिए, बहुत बड़ा दिन था। गुलाम अली साहब जो है मुस्कुरा भी रहे। तो टेक्निकलिटीज के बारे में बात करेंगे कि पेशावर ज़ल्मी के साथ सबसे पहले कराची के हवाले से बात करते हैं। फाइनली हमने होस्टिंग कर ली, फाइनली सब कुछ बहुत जबरदस्त गया। कैसा देख रहे हैं कल का इवेंट आप? ये कंप्लेंट्स नहीं थी। अमूमन इतने बड़े इवेंट को कवर करने के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न लोग होते हैं या जो आवाम होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स ज़रूर हमें सुनने को मिलती है, जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है। लेकिन कल माशाल्लाह बड़ी खुश चीज़ें मैनेज हुई और पब्लिक की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई, ना ही पीसीबी की तरफ से कोई ऐसा हमने देखा मिसमैनेजमेंट हुई। तो एक ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा और मुबारकबाद की मुस्तहक हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिक्योरिटी के इदारे और जो भी स्टेक होल्डर थे इस इवेंट के, इस पूरे टूर्नामेंट के, उन सबको मैं समझता हूँ कि वैसे सर अल्लाह साल बाद तो एक मैच हुआ है कराची का, उसमें भी अगर कोई कंप्लेंट करता है तो क्या कह रहा हूँ कि 9 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसको तो पता भी नहीं होगा पाकिस्तान में क्या हुआ। मैं भी कल और आज वो कह रही थी कि पहली दफा मैं जा रही हूँ आउटडोर कवरेज के लिए पीएसएल की। नफीस भाई भी बैठे हुए और बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। वैसे कल से सभी सारे मुस्कुरा रहे हैं। कल का इवेंट कैसा देख रहे हैं आप? सब कुछ लोग तो कह रहे थे कि चांद रात है, फिर कहा कि ईद का रोज़ है। मैं तो कहता हूँ ईद के रोज़ भी कभी एक जगह हमारे यहाँ कहीं और चांद नजर आ जाता है, कहीं और होता है, 2 ईदें हो जाती हैं। ये ऐसी ईद थी कि जो सबने मनाई है और बराबर की खुशियों से मनाई है। कराची को अगर आप देख लें तो कराची रोशनियों का शहर तो था, लेकिन अब कराची क्रिकेट का शहर भी बन गया है। और कराची में 2 रोज़ में 25 करोड़ रुपए की जो है इससे ज़ायद की अशिया की शॉपिंग हुई है। बैजेस ले लें, टी शर्ट्स ले लें, टी शर्ट्स की तो भरमार थी। तमाम बड़ी मार्केट्स में जो है वो टी शर्ट्स अवेलेबल थी और लोगों का एक अज़्ज़ाम था, रश था। हम देख रहे थे जिस फ्रेंजी का मुजाहरा किया कराची आई, इसने खुद आर्मी चीफ को मानना पड़ गया। उन्होंने तारीफ़ की है कराची की, जिसने मुनज़्ज़म तरीके से जो है मैच देखा गया और जिस तरह भी बात की गई, किसी जानिब से कोई कंप्लेन नहीं आई। खुद जो रेंजर्स थी, क्योंकि खुद हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान न अस्करी और सियासी दोनों क़यादत मिली हुई थी अवाम में, दोनों क़यादत मिली हुई थी। दोनों जानिब से मैंने देखा, शहरियों की जानिब से भी देखा और जो हमारे इदारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के उनकी जानिब से भी देखा। दोनों की जानिब से ये कोशिश थी कि जी पुरअमन तरीके से सारी चीज़ें हों। अगर आपको तलाशी लेने के लिए कहा जा रहा है तो कोई जो है वो कबाहत नहीं है, आप तलाशी लीजिए। जितनी जगह पर आपको रोक रहे हैं, जिन पॉइंट्स पर रोक रहे हैं, आप उन पॉइंट्स पर रुके। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सारे शहरी जो है वो शटल के थ्रू जा रहे थे। अब हम बात करते हैं कुछ पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। जो पेशावर ज़ल्मी के फैंस हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे कामरान अकमल को तनकीद का निशाना बनाया है। वो वाले कामरान अकमल फैंस को तो छोड़ दें, सबसे पहले सबा की बात होगी क्योंकि सबा ने कराची के बाद जिसको सपोर्ट का ऐलान किया था वो पेशावर ज़ल्मी की टीम थी और मैंने इस्लामाबाद के लिए ऐलान किया था, तो आपकी टीम फिर हार गई है। अच्छा कोई बात नहीं, पाकिस्तान की तो जीत और कराची के फैंस के पास अल्टीमेटली पेशावर ज़ल्मी था
था कि कराची के बाद जो कराची किंग्स के सपोर्टर्स थे सारे कराची वाले वो फौरन मूव हो गए पेशावर ज़ल्मी की तरफ। और कल जितनी बड़ी तादाद में मैं येलो स्टॉर्म देख रही थी नेशनल स्टेडियम कराची में, तो दैट्स नॉट ओनली सबा, ओनली ऑल ऑफ अस वर सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी। आई डोंट नो अबाउट गुल्लू भाई, लेकिन हुआ ये कि कामरान अकमल नो डाउट कैच जो था वो बहुत क्रूशल कैच था, और उस टाइम पे क्योंकि इतने आउटस्टैंडिंग 2 कैचेस पहले लिए जा चुके थे, मोहम्मद हफीज ने लिया और क्रिस जॉर्डन ने जो लिया, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और एकदम से जो इंटरेस्ट वन साइडेड लग रहा था, एकदम से इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया कि अब शायद पेशावर के चांसेस डेवलप होना शुरू हो गया। वहां पे कैच जो है ना वो नहीं छूटना चाहिए था। एंड हैव यू सीन, आई हैव सीन डैरेन सैमी, द मोमेंट कैच ड्रॉप हुआ, डैरेन सैमी बच्चों की तरह लेट के पैर पटकना शुरू कर दिए। कामरान अकमल को ठीक है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कर्ज कर रहे हैं, हम सब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और उन्होंने माजी में भी ऐसे बहुत सारे कैचेस छोड़े हैं, बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस के कामरान अकमल ने इस पूरे पीएसएल में दिए हैं, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, कहा तो हम अली साहब उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, रन के हवाले से हम कह रहे थे जी कि अब रॉनकी वर्सेस कामरान अकमल होने वाला है, और कामरान अकमल का बल्ला चल गया तो सब कुछ पलट जाएगा। वहीं पे एक कैच की वजह से कामरान अकमल मतलब सोशल मीडिया पे एक विलन की सी हैसियत हो गई है उनकी, और लोग कह रहे जी इन्होंने मैच नहीं ड्रॉप किया, इन्होंने ट्रॉफी ड्रॉप की। देखिए, मैं थोड़ा सा ये कहने में हार महसूस नहीं करूँगा। इज्जत और जिल्लत या जो भी होती है आपको ऊपर वाले की तबीयत होती है ना, तो इतना आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट खेलने के बाद एक ऐसे मोमेंट पे जो है कैच का ड्रॉप होना और सारा ब्लेम कामरान पे आना, मैं समझता हूँ ऊपर वाले की कोई एक पूरा प्री प्लान कोई स्क्रिप्ट था, क्योंकि हमने देखा कभी दारोमदार होता है ना, कभी-कभी आपकी कामरान अकमल देखें, कामरान अकमल प्रॉपर फिट नहीं थे, ठीक है ना, और ऐसे क्रूशियल टाइम पे कैच का आना, और जो भी कैच कीपर ज्यादा आसानी से लेते हैं वहां छूटना, और फिर एकदम से कामरान की सारी परफॉर्मेंस का जो है वो जीरो करके और इस कैच पे आ जाना, सारा सोशल मीडिया पे या लोगों को बात करना, तो ये सारी चीजें जो है ना हम कभी कभी सोचते हैं कि ये क्या हुआ। आप सही कह रहे हैं, क्रूशियल मोमेंट पे कैच छोड़ दिया नफीस भाई। कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, और कल बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे एक बंदा अगर मैच जितवाता है तो एक बंदा मैच हरवा भी देता है। कामरान अकमल बंदे थे जिन्होंने मैच हरवा दिया, ना सिर्फ मैच हरवाया बल्कि ट्रॉफी भी हाथ से निकलवा दी। देखिए, कामरान अकमल ने जितने मैच जितवाए आप उनको भी तो काउंट कीजिए। मैच में ऐसी हैपनिंग्स होती हैं, लेकिन फाइनल अगर हरवा दे तो फिर तो सारी बात। जिस ओवर में उन्होंने मैच ड्रॉप किया और वही आसिफ अली ने 3 लगातार छक्के, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना, हालांकि वो जब मैंने देखा उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा था मेरा तो ये नेचुरल गेम था, मैं प्रेशर लेता ही नहीं हूँ और मैं खेलता ही हूँ। मेरे बड़े भी मुझे कहते हैं ऑफिशियल कि भाई आप इस तरह ज़रा एहतियात से खेला करें, लेकिन ये मेरा नेचुरल गेम है और मैंने बगैर प्रेशर के खेला है। बहरहाल ये कैच जिससे वो कैच जो छोड़ के उन्होंने ट्रॉफी छोड़ी है वो ड्रॉप किया। कैच ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि शोएब अख्तर ने जो है ये भी कहा है, उनके वाले से ये भी कहा जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी कुछ अपसेट नजर आई है, शुरू से ही स्ट्रेस में रही है। फजीला पहले अर्ली ऑन 3 विकेट उनकी गिर गई, जो क्रूशियल विकेट जिन्हें कहा जा रहा था कि मोहम्मद हफीज भी जल्दी आउट हो गए, कामरान अकमल का गया, तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं कि आंद्रे फ्लेचर भी कुछ शॉट्स खेलकर वो चले गए, तो वो शुरू से ही मोमेंटम ही नहीं बना उनकी टीम का। बीच में भी वो संभलने की कोशिश करते रहे जब डॉसन की पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो मोमेंटम जब कहते हैं ना कि आप शुरू में कुछ शॉट्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू से अब्लेज हमें दिखाई दी ल्यूक रॉन्की के, वही छक्के चौके लग रहे हैं। 5 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोमेंटम सेट कर दिया था 5 छक्के लगा के। तो पेशावर ज़ल्मी यू राइट, क्योंकि हम हमेशा फाइनल एक्सपेक्ट करते हैं। पहले सीजन से अनफॉर्चुनेटली फाइनल जितने हुए हैं पीएसएल के वो थोड़े से वन साइडेड से रहे। फाइनल जैसा इनकाउंटर होना चाहिए, जैसे पहले पीएसएल सीजन में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 ओवर पहले टारगेट किया, दूसरे पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को बिल्कुल 80 रन के ऊपर आउट करके जो है वन साइडेडली पेशावर ज़ल्मी जीत गई। और इस दफा पेशावर ज़ल्मी ने वो मोमेंटम पकड़ा ही नहीं जो पूरे पेशावर ज़ल्मी ने मोमेंटम क्यों नहीं पकड़ा, क्या वजह थी? जबकि इनकी टीम के हवाले से तो शुरू से ये बात हो रही थी कि बैकअप बेहतरीन है इनके पास जो इनकी फैन फॉलोइंग है वो बड़ी बेहतरीन है। इवन जो उसके ऑनर है जावेद आफरीदी, उन्होंने सिंधी में ट्वीट की थी और जितने बाकी सिंध में रहने वाले थे उन सबके उन्होंने दिल जीत लिए थे सिंधी में ट्वीट करके कि जी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने कराची वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मोराल तो टीम का, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो अपसेट थे, मोराल तो उनका हाई होना चाहिए था। देखिए, मोराल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कभी ऊपर चले जाते हैं कभी पीछे आते हैं। टेक्निकल बात ये थी कि जो पिच का बिहेवियर था वो एज कम्पेयर टू लाहौर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो एंड लो बाउंस था पिच में। अच्छा। और वहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा सा अर्ली ऑन सपोर्ट कर गई पिच, जहाँ पे सुमित पटेल ने 2 आउट किए, शादाब ने 3 आउट किए, तो 5 ऊपर से जो उन्होंने आउट किए ना वहाँ से संभल।
अगर अदर हम पेशावर की बॉलिंग लाइनअप देखें, उनके पास ज्यादातर फास्ट बॉलर थे जिनको इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं थी स्पिच से, कि वो बाउंसर जो कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन के कान के पास से गुजर जाती है, उसको आसिफ अली ने जिस तरह मारा, लगातार 3 छक्के इतना टाइम मिल रहा था, तो थोड़ा सा कंडीशन में जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था इस्लामाबाद का वो पे कर गया उनको। दो ऐसे स्पिनर थे जो मैच विनिंग स्पिनर थे। अगर हम अदर एंड देखें पेशावर के पास, तो स्पिनर की वो लाइन नहीं थी उनके पास, लाइन नहीं, और वो मैच विनिंग स्पिनर भी नहीं थे, वो पूरा टोटल डिपेंड करते अपनी फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या शायद ये वजह भी हो सकती है कि पेशावर ज़ल्मी मैचेस खेलते हुए आ रही थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले क्वालिफायर खेला तो उसके बाद एक हफ्ते का रेस्ट भी मिल गया उनको, पेशावर ज़ल्मी कंटिन्यूसली खेल रही थी, शायद ये वजह भी हो सकती है कि उनको थोड़ा रेस्ट मिला, वो रिलैक्स हो गए और फिर फाइनल के लिए उन्होंने ज़हनी तौर पे आप कंडीशन के हिसाब से टीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। 148 रन या 49 रन इस पिच पे कम नहीं थे, जो आपको बाद में नजर आएगा ल्यूक रॉन्की के आउट होने के बाद। अगर यहाँ मैं समझता हूँ कि अपना एक स्पिनर खिलाते, वो इब्तिसाम शेख था या मोहम्मद असगर थे, और बीच में वहाँ पे जब टीम अंडर प्रेशर हुई थी, वहाँ पे यूटिलाइजेशन उनकी होती तो हो सकता है मैच और ये नजदीक जाता, लेकिन खैर वो कैच भी अगर हो जाता तो हम कह रहे हैं। लेकिन अच्छा नफीस भाई से बात करते हैं। नफीस भाई, गुलाम अली साहब तो कह रहे हैं बॉलिंग कॉम्बिनेशन में शायद थोड़ा सा बेहतरी हो सकती थी, तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। आपको क्या लगता है कि ऐसा है? लेकिन टेक्निकल के अलावा एक और एंगल भी निकलता है। हमने हमारे ही से बात करते हुए मामू ने एक पेशगोई की थी, और जो उनकी पेशगोई थी वो सारी उन्होंने कहा था कि है वो टॉस लूज करेंगे, उन्होंने किया। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मैच जीतेगा, और ये भी कहा था कि इस तारीख गर्दिश में वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। हम देख रहे थे कि दो जो प्लेयर्स इन पर काउंट किया जा रहा था, कामरान अकमल और रॉन्की ने टॉस तो विन किया था। जी विन किया ये नहीं, जो जीता है वो यूनाइटेड जीता है, तो उन्होंने ये किया था। ज़ल्मी ने टॉस जीता था, ये उन्होंने कहा था कि ज़ल्मी टॉस जीतेगा, लोग ये कह रहे थे कि ज़ल्मी ने टॉस ही तो जीता है, हारेगा, ये हुआ। अच्छा, कामरान अकमल और रॉन्की की बात हो रही थी, रॉन्की ने अपना परफॉर्मेंस दी, और लेकिन जो जिस मोमेंटम से लेके चले थे, शुरू में लग रहा था जैसे लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का मैच हो रहा है। वन साइडेड मैच हो गया ना, शुरू में 8.9 ओवर्स में मेरे ख्याल से 96 रन स्कोर कर गए थे जब ये पहली विकेट गिरी है। तो फाइटिंग मैच तवक्का की जा रही थी कि हर बॉल के ऊपर सेंसेशन होगी, हर बॉल के ऊपर जो है वो एक्साइटमेंट होगी, और लोग कहेंगे जी अब क्या होने जा रहा है। उस तरह का मैच जो है वो फाइटिंग मैच रॉन्की की वजह से शायद उन्होंने जैसे कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह जब कमबैक किया पेशावर ने, आपने उनके 6-7 प्लेयर आउट कर दिए ना, तो कमबैक तो बड़ा जबरदस्त स्ट्रांगली किया था। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वहाँ वो कैच हो जाता तो हो सकता है मैच बहुत ही नजदीक जाता, या फिर पेशावर जीत जाता। अच्छा फजीला, जिस तरह कामरान अकमल के कैच को हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनकी बाकी परफॉर्मेंस छोड़ के अब सब यही बात करें जी मैच नहीं, उन्हें ट्रॉफी ड्रॉप की है, अगर वो कैच पकड़ भी लेते, ठीक है, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, सिचुएशन चेंज हो जाती, बेहतर हो जाती? मेरा ख्याल है कि मैं इस पूरे मैच में बहुत ज्यादा ब्लेम कामरान अकमल, क्योंकि एक होता है ना कि उनका एक माजी रहा है कैचेस ड्रॉप करने के हवाले से, तो इसीलिए लोग उससे रिलेट करके उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से हसन अली वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जो ओवर उन्हें दिया गया था जिसमें उन्हें सीड हो गए, तो वो, और उसके बाद जो सामीन गुल ने द पीस ऑफ फील्डिंग के कामरान अकमल ने कैच ड्रॉप किया, उन्होंने ओवर थ्रो किया, ओवर थ्रो के बाद गेंद जो है वो चौके पे गई, उस वक्त तक गैप जो है वो तो हमारे वैसे ही नहीं लगते, तो वो ओवर थ्रो भी मैं आई फील इक्वली रिस्पॉन्सिबल, पेशावर के दूसरे प्लेयर्स भी हैं। लेकिन इस पूरे PSL में आखिर में हम ये कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो पाकिस्तान में रह गई, जीत बाकी हो गई, कराची जीत गया। एंड द गुड थिंग इज कि मैंने ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे फीडबैक पढ़े कि अब कराची जीत गया, अब बारी होनी चाहिए मुल्तान की, फिर बारी होनी चाहिए सियालकोट की, हैदराबाद में भी मैचेस कराएंगे अब वो नेक्स्ट सीजन में। हैदराबाद, कराची, मुल्तान, लाहौर, कहा है कि PSL 4 जो है आधे मैचेस जो हैं वो अब पाकिस्तान में होंगे ये मैचेस। अच्छा नफीस भाई, आज न्यूज़ ने कल ओवरऑल बड़ी कवरेज की, हर खबर बताइए अपने नाजरीन को कि जी मैच में क्या सूरत हाल है, क्या रहा, आप भी न्यूज़ रूम से बैठे थे, सारी खबरें देख रहे थे, कैसा आपको लगा, क्या रद्द अमल था लोगों का, किस तरीके के शॉट्स आ रहे थे, किस तरीके की कवरेज थी, पाकिस्तान कल सेलिब्रेशन में था? देखिए इलाकों में हम देख रहे हैं, करक में देखा हमने, पेशावर ज़ल्मी नाम की एक करक ज़ल्मी और पेशावर कलंदर्स के नाम से उन्होंने एक टीमें बनाई। हमारे यहाँ न्यूज़ रूम में देख रहे थे, खुद हमने ये देखा कि जो सिक्योरिटी पे एहलकार मामूर वो भी शायकीन के साथ, तमाशाइयों के साथ बैठे हुए थे, बाहर बैठ गए थे। हमारे यहाँ न्यूज़ रूम में ये हमारा फोकस था कि एक हम काम भी कर रहे थे और साथ में हमारी नजरें स्क्रीन पर भी थी कि छक्का चौका लग गया। एक अजीब समा था, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि हम खुद इन्वॉल्व थे गेम के अंदर, मोबाइल पर जिस तरह आपने बिल्कुल ये
एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए बड़े खुशाइन चीज़। अब देखें वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, कराची तैयारी कर रहा है, कराची के मैचेस के हवाले से 9 साल के बाद इस गुलशन में चमन में जो है वो गुल खिले हैं, तो उम्मीद है कि क्योंकि अब जो मोमेंटम बना है ये जारी रहेगा। एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर बात कर लूँ, जो ये कहलाता है कर्स ऑफ नेल्सन, जिसका शिकार हुई है। कर्स ऑफ नेल्सन जो है हम देख रहे थे, नेल्सन की एक 1891 तक की ये टीम थी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती थी। यहाँ से ये कर्स का सिलसिला शुरू हुआ था कि 111 के स्कोर पर जो है वो जवाल का शिकार होती है। ये कर्स जो है ये अप्लाई होती है, जिसमें तो ये हवाले से हम देख रहे हैं कि सैमी और एक और खिलाड़ी जो 111 पे आउट हुआ है, जो कर्स ऑफ नेल्सन का शिकार हुए हैं। तो इसमें भी ये काम किया है इसमें। सही। अच्छा गुलाम अली साहब, आप भी बैठे हुए मैच के हवाले से हम बात करें कि जी अब ये जो PSL हुआ है, इसमें कल जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे थे, एनालिस्ट बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि मैचेस तो बड़े अच्छे हुए हैं, जज्बा भी है, जुनून भी है, लेकिन जिस तरह से पिछले PSL में हमने कुछ टैलेंट उभर के सामने आए थे और दीगर हमारे जो क्रिकेटर्स थे, लेकिन इस PSL से हमें वो एक टैलेंट नहीं मिला जो कि हम तलाश कर रहे थे कि जी इस PSL में भी हम देख रहे हैं कि जी कोई ना कोई ऐसा टैलेंट उभर के सामने आएगा जो नेशनल टीम में जाके जो है वो इंटरनेशनली भी टीम के साथ में प्ले कर सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ लड़के पॉइंट आउट हुए हैं और वो अभी रेडी तो नहीं है कि उनके इंटरनेशनल खिला दिया जाए, लेकिन वो टैलेंट फाइंड हुआ है कि इन पे अगर काम किया जाए तो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एक असासा साबित हो सकते हैं। सही। और देखिए जैसे अब कुछ पुराने प्लेयर हैं, कश्मीर के सलमान के हवाले से बहुत बात की जा रही थी, लेकिन लेकिन वो अभी इस लेवल पे तैयार नहीं हुए। लेकिन राहत अली को देख के खुशी हुई। राहत अली एक बिल्कुल नए रूप में नजर आए। राहत अली ठीक है ना। उमैद आसिफ जो कि सिलेक्शन में नहीं थे पहले, रिप्लेसमेंट में जब बाद में आए, तो वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और पाकिस्तान की डोमेस्टिक काफी से खेल रहे हैं। उनकी बॉलिंग में बड़ा हमने देखा निखार है। इब्तिसाम शेख एक पेशावर ज़ल्मी के इमर्जिंग प्लेयर, लेग स्पिनर वो नजर आए। फिर हुसैन तलत, आसिफ अली, हुसैन तलत, हुसैन तलत, बिल्कुल, आसिफ अली, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ओवरऑल हमने देखा, कल हम जेपी ड्यूमिनी जब प्रेस बॉक्स में है तो उनसे हमने पूछा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपने कोई ऐसा टैलेंट देखा है, तो ही नेम्ड हुसैन तलत कि हुसैन तलत से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। देन आसिफ अली इज एन इनक्रेडिबल टैलेंट, और वो ये कह रहा है कि जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था ओवर काफी मुतासिर किया है। और पेशावर से डैरन सैमी से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने सामीन गुल की बड़ी तारीफ की। इब्तिसाम शेख एज गुल्लू भाई पॉइंटेड इट आउट, और इब्तिसाम शेख ऐसा लेग स्पिनर है, हैदराबाद से उसका ताल्लुक है, और उसने आते के साथ ही डेब्यू पे 3 विकेटें ली। पूरे PSL में जो फॉरेन प्लेयर्स थे उसकी नजरें इस यंगस्टर के ऊपर थी। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फायदा होता है। जब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए, इसके फायदे तो बहुत से आ रहे हैं, लेकिन एक सेट में पॉइंट ऑफ व्यू सोचती हूँ कि जब ये लोग दुबई और यंग प्लेयर्स, तो उनको एक डिफरेंट माहौल देखने को मिलता है, एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, तो मेरे ख्याल से 50-50% फॉर द टाइम बीइंग इज गुड। क्योंकि मैंने देखा है इब्तिसाम शेख को जब ये नया आया था एकदम से, और 5-6 दिन के बाद या 6 मैचेस के बाद यू सी ए कंप्लीटली डिफरेंट इब्तिसाम शेख, इतना ग्रूम हो गया इंटरनेशनल प्लेयर। आप सही कह रही हो फजीला, बाहर खेलने की वजह से कॉन्फिडेंस जरूर आता है, एक्सपोजर जरूर मिलता है। अच्छा, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान में ज्यादातर बॉलर्स ही निकल कर आते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर से, वो चाहे स्पिनर्स हों वो चाहे फास्ट बॉलर हों, इतने ज्यादा अच्छे क्यों नहीं निकल कर आते? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एक तो बैटिंग में हमने देखा है कि तमाम टीमों में मोस्टली फॉरेन प्लेयर्स ने डोमिनेट किया। आप बात करें ल्यूक रॉन्की की तो वो डोमिनेट किया, और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कामरान अकमल वाज आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल। लेकिन क्रिकेटिंग रीजन आई थिंक गुलाम अली आपको बेहतर इस हवाले से बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ट्रेंड सेटर्स बहुत ज्यादा प्लेयर्स अब T20 में चाहते हैं कि वो ऑलराउंडर्स बने। अब जैसे ऑलराउंडर्स बने तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, सो इज फहीम अशरफ, सो इज अदर्स, और इंजरी के भी बड़े मसले। अच्छा गुलाम अली साहब, ये तो फजीला तो कह रही हैं कि ऑलराउंडर्स बनने पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि बैट्समैन क्यों नहीं निकल आ रहे? यार हमने फैक्ट्री बॉलर की लगाई है। अच्छा, हम ब्लेस्ड हैं एक्चुअली, पाकिस्तान जो है वो ब्लेस्ड है, बैट्समैन भी तो चाहिए ना अल्टीमेटली। देखिए आपको देखना पड़ता है कि आपके जो क्रिकेटर लेजेंड रहे हैं, जो आपके वर्ल्ड फेमस रहे हैं, आपका जो वो ज्यादा तादाद में आपके बॉलर हैं। इमरान खान आपके, उसके बाद वसीम अकरम, वकार, शुएब अख्तर। एक तो जो बच्चा देखता है ना कि कौन इतना जो है पाकिस्तान में किसको देखा जा रहा है, किसकी बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप उस तरफ आते हैं। फिर बदकिस्मती से हम अगर बात करें इंडिया की, चले जी, हम बॉलिंग में इतने ब्लेस्ड क्यों हैं? हमारे पास ज्यादा बॉलर्स हैं, कम बैट्समैन हैं, इस हवाले से भी मजीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़। तो जनाब आपने ये पैकेज देखा, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और हम बात करें PSL के हवाले से, कल के मैच के हवाले से, और कुछ बात कर रहे थे बॉलर्स के हवाले से। और
गुलाम अली से साहब से बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या वजह है कि बैट्समैन तो हमारे पास हैं लेकिन उस तरह से नहीं निकल के सामने आते कि हम रिलाई कर जाएं कि अगर हमने एक टीम में 4 या 3 बैट्समैन डाल दिए हैं तो नया पार लग जाएगी टीम की। देखिए एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, सिलेक्शन के हवाले से बात करूँगा कि अब PSL से लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर द वनडे क्रिकेट, जो कि गलत है। हर फॉर्मेट के प्लेयर परफॉर्मर हैं। अगर आप उनको वैल्यू नहीं देंगे, देखिए T20 एक फन क्रिकेट है, इसमें टेक्निक इतनी मैटर नहीं करती, एक मोमेंटम होता है गेम का जो प्लेयर जिस तरह मोमेंटम के साथ खेलते हैं, लेकिन आपकी जो रियल जो बैटिंग स्ट्रेंथ बनती है वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बनती है, आपकी टेस्ट क्रिकेट से बनती है और फिर उसके बाद जो 50 ओवर का जो वनडे आपका होता है उससे होती है। तो अगर आप वैल्यू नहीं देंगे उन प्लेयर्स को जो टेक्निकली साउंड हैं, करेक्ट हैं, और उनको फिर आप इनकरेज नहीं करेंगे कि वो T20 खेलें, और जिस तरह हम देखते हैं फॉरेन प्लेयर आपके सामने आके खेलते हैं, उनकी हिटिंग में उनकी बैटिंग का जो अंदाज है या उनकी जो परफॉर्मेंस है, ग्राफ है, वो कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या वजह है? वो सारे वो सिर्फ T20 प्लेयर नहीं होते, वो तमाम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी बैटिंग में एक मैच्योरिटी नज़र आती है, बहुत सॉलिड नज़र आते हैं, और हमारे प्लेयर हम कितने भी बड़े प्लेयर बन जाए लेकिन हम उन पर कॉन्फिडेंस अब गया कि तब गया। सही कह रहे हैं आप, अपने प्लेयर पे उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कि वो अच्छा खेलेंगे। इसकी वजह क्या है? ये पॉलिसी कौन बना रहा है? आपने सिलेक्शन डायरेक्ट T20 से हो रही है। दुनिया भर में देखा जाता है कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर टेस्ट क्रिकेट, फिर उसके बाद जैसे सिलेक्शन होते होते इंसान ऊपर आता है। यहाँ पे तो आप T20 शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर किसी प्लेयर की जो खसूसियात हैं वो जज ही नहीं कर सकते। इतना शॉर्टर फॉर्मेट होता है कि वो अच्छा है या नहीं है, और बराह रास्त आपको उसको वनडे और इंटरनेशनल ला रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हमेशा देखें दुनिया में एक पॉलिसी मुरतब की जाती है कि इस पॉलिसी की तहत सिलेक्शन होगी, ठीक है ना। और आप अगर देखें तो वहाँ हर फॉर्मेट की टीमें अलग अलग बनती हैं। हमारे कुछ प्लेयर हैं कि तमाम फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे PSL से कई ऐसे प्लेयर सिलेक्ट हुए PSL से और वो टेस्ट क्रिकेट तक पहुँच गए, जबकि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया जो पीछे परफॉर्म किए हुए लोग। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना उसको बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, उसके अंदर बड़ी बेहतरी आनी चाहिए। जैसे PSL से सिलेक्शन हो रही है, मेरे ख्याल से प्लेयर्स का अपना रुझान है। अगर आप किसी बच्चे को जो क्रिकेट खेलना चाहता है उससे खड़ा करके पूछ लेना कि तुम मिसबा, यूनुस खान और शाहिद अफरीदी में से किसकी तरह बनना चाहते हो, वो कहेगा मैं शाहिद अफरीदी जैसा बनना चाहता हूं, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम वांट टू हैव सो मच ऑफ ग्लैमर जो T20 क्रिकेट में जो आज के बाद रोल मॉडल आप किसको बना रहे हैं, रोल मॉडल आप किसको बना रहे हैं, क्योंकि पर जो क्रिकेटिंग है, जो स्टाइल बन गया ना क्रिकेट का, वो है बिल्कुल सही कह रही है कि फेम है। मतलब आपके पास ग्लैमर है, फेम है, आपको कमर्शियल्स मिल रहे हैं, आपकी हाइप बन रही है, दैट इज फाइन। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप फील्ड में जाएं, आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप मुल्क के अंदर जो टूर्नामेंट हो रहे उसमें भी पार्टिसिपेट करें। T20 से ये फायदा तो हो रहा है करना आ रहा है, आपको ग्लैमर का बात है, आपको शोहरत आपको जल्दी मिलने का एक वो है जरिया बन चुका है ये। लेकिन जो टेक्निक्स हैं, जो वो क्लास क्रिकेट और टेस्ट मैचेस के बाद ही आपको पता होता है और आप एक प्लेयर बनते हैं जिसके बाद, और ये इंशाल्लाह ये होगा। कराची पाकिस्तान में अब जो क्रिकेट की बहाली हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद, तो हमें उम्मीद है कि हमारे ना सिर्फ बॉलर्स अच्छे पैदा होंगे, हमारे यहाँ बैट्समैन अच्छे होंगे, हमारे पास अच्छे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर्स मजीद जो है यंग जनरेशन। लेकिन नफीस भाई ये होगा कैसे? आप ये बताएं। आप कह रहे हैं उम्मीद तो हमें भी है कि ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर हम देखें तो जाके फ्लॉप हो जाती है। हमारे पास अच्छे बैट्समैन ही नहीं है, हमारा कभी भी नहीं होता, मिडिल ऑर्डर हमें हमेशा धोखा दे जाता है। गुलाम अली, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये बात कि हमारी अगर बॉलिंग की बात हो, हम बॉलिंग में जो है बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बॉलिंग की बात होती है तो अगली टीम्स भी डरती हैं, जी पाकिस्तान का जो स्टाइल है बॉलिंग का वो भी आउट कर लेंगे। तो जब हम बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते बॉलिंग में, तो हमारे बैट्समैन क्यों अंडर प्रेशर आ जाते हैं जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं? उस टाइम तो ऐसे लगता है कि कभी कभी तो तूचल में आया, लाइन ही लग जाती है एक के बाद एक के, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब दिल ही नहीं चाह रहा क्रीज पे खड़े होने का। ये क्या सीन है? देखिए दुनिया में कई सारे गेम हैं जिनका स्किल लेवल जब चेक किया गया कितना हाई स्किल्स गेम है ये, तो क्रिकेट को नंबर 1 करार दिया गया, क्योंकि इसके पास सेकंड चांस होता है बैट्समैन के पास। ठीक है ना। आप हॉकी में देख लें, फुटबॉल में देख लें, दूसरी में आपके पास एक के बाद एक चांस मिल रहे होते हैं, लेकिन बैट्समैन के पास एक चांस होता है। सही। उस एक चांस से बचने के लिए या वेल करने के लिए कि मैं लंबी इनिंग खेलूं, आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में लेके चलना होता है। सही। अच्छा, तो आप यहाँ से कितने ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी टेक्निक पे, अपनी थॉट्स पे, अपनी टैक्टिक्स पे कितना काम करते हैं, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कितना
उसकी देखिए एक बदकिस्मती से इस कौम में जो शॉर्टकट का जो रुझान आया ना, वो तमाम सही, हर आदमी चाहता है कि मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं। फसीला, आप क्या कहेंगे इस शॉर्टकट के हवाले से? T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, शॉर्टकट है? मेरे ख्याल ही तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए शॉर्टकट हो सकता है डायरेक्टली लाइमलाइट में आने के लिए और डायरेक्टली फ्लाई हाई करने के लिए। लेकिन मैं इस पूरे टूर्नामेंट में एक चीज़ जो है वो मुझे मिसिंग लगी, और वो ये थी कि बहुत सारी फ्रेंचाइजेज ने, मतलब फ्रेंचाइज के साथ अब बहुत सारे पाकिस्तानी कोचेस भी जुड़े हुए हैं, वक्कार यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के चांस नहीं ले रहे। व्हाई डोंट दे ट्राई यंग कैप्टन्स? नए कैप्टन्स को टीमें ग्रूम क्यों नहीं कर रही? जैसे लाहौर कलंदर्स में ब्रेंडन मक्कलम जब लगातार फेल होते रहे एज कैप्टन, तो एक कोशिश की जा सकती थी कि फखर जमान को या किसी नए के ऊपर भरोसा करके, इमाद वसीम को भी हमने देखा कि शुरू में ही वाज इंप्रेसिव, लेकिन वही इंजरी के मसाइल उनके साथ रहे। तो ये PSL बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिन चीजों को लेकिन इमाद और आफरीदी की गैर मौजूदगी में जब आपने नाम के ऊपर कप्तानी दी तो आपने करवा दिया ना उस दिन। अगर रिस्क लेंगे तो टूर्नामेंट में आके अगर रिस्क लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये तो बहुत गलत हुआ है ना। मतलब आप देखेंगे ज्यादातर टीमों ने अपने कैप्टन स्टैंडर्ड कैप्टन रखे, डैरेन सैमी इंजर्ड कैप्टनसी की, कराची किंग्स के 3 दफा कैप्टन चेंज हुए, फिर ये कई सारी जगहों पे ये हुआ है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बीच में से आप चेंज कर रहे हैं उठा के एक मैच के लिए, आपने वो भी सेमीफाइनल के लिए आपने नया कैप्टन बना दिया। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल है। ऐसी सूरत हाल के लिए आपके पास बैकअप का होना बहुत जरूरी है। ओवरऑल PSL में अब जो नेक्स्ट सीजन हम प्लान करते हैं, 2 चीजें, एक तो ये कि नए कैप्टन को ग्रूम करने के लिए PSL आइडियल हो सकती है, और सेकेंडली वो फॉरेन प्लेयर्स, चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, अगर कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं आ सकते, थैंक यू वेरी मच, नॉट एग्जैक्टली। इनकी बात को मैं इसलिए एंडोर्स करूंगी कि हम क्यों प्रेशर देते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जो कहते हैं जी वी आर नॉट कमिंग। सो इफ दे आर नॉट कमिंग तो वी डोंट नीड दैट। हमें उनको थैंक यू कह देना चाहिए, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में जो गैर मुल्की खिलाड़ी इस वक्त नहीं आए, वो अब देख रहे होंगे कि कराची में क्या जज्बा था, जुनून था, क्या होस्टिंग, उन्होंने अपना ही नुकसान किया उन्होंने। ये है कि अभी PSL एक मतलब बहुत पुरानी लीग नहीं हुई है। आपको उन नामों की जरूरत रहेगी आपके लीग में जो बड़े नाम है। लेकिन इस PSL का जो ये विंडो है ना, फरवरी, इस दौरान तमाम टीमें अपनी अपनी सीरीज खेल रही होती हैं, तो उनके करंट प्लेयर आपको नहीं मिलते। वो प्लेयर मिलते हैं जो टीम से ड्रॉप होते हैं या फिर वो जो रिटायर प्लेयर होते हैं। तो कुछ बड़े नाम जो आपको मिल रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो वो अगर नहीं आम तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको ऐसे प्लेयर नजर नहीं आएंगे आपकी PSL में जो बड़े नाम हो, जिनको लोग फॉलो करें, जिनके पीछे भागे लोग, तो आपको कुछ अरसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ अरसे बर्दाश्त करना पड़ता है। चलिए जी, पॉजिटिव चीजों के लिए उम्मीद ही कर सकते हैं। लास्ट मैं ये समझता हूँ कि जो PSL फॉर्मेट है, इसको आप एज ए फैब्रिक इस्तेमाल करें क्रिकेट की किट इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, अगर यहीं से अगर आप जो प्लेयर्स आ रहे हैं, आप उनकी टैलेंट को देखते हुए, उनके एसेंस को देखते करें, ताकि वो आगे जाके बड़े फॉर्मेट के अंदर खेल सके। तो मैं समझता हूँ कि PSL के हम फ़ायदा ना सिर्फ ग्लैमर के हवाले से, और ये जो हम फ्रेंड्स ही देखते हैं, इसके साथ साथ हम प्लेयर्स भी पैदा कर सकेंगे इसके अंदर। मेरे ख्याल से इस PSL के फायदा तो हुआ है कि कराची में क्रिकेट लौट आई है, और उसके बाद आपने जो माहौल देखा था पूरे कराची का, लाइटें लगी हुई है रोडों पे, एक डिस्को का बना हुआ है, चौरंगियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। कराची वालों को ये सब याद है, कराची वालों ने ये सब उनको नसीब हुआ। तो मेरा ख्याल है कि कराची वाले बड़े दुआएं दे रहे नजम सेठी को, PCB को, क्रिकेट मैनेजमेंट को, तो पूरे पाकिस्तान के लिए दिस इज अ गुड साइन। और PSL नेक्स्ट सीजन के लिए अब वी आर होपिंग कि और स्टेशंस के ऊपर भी बात है। देखिए, आप किसी इवेंट की हाइप कैसी बनाते हैं। अभी कुछ अर्से पहले कायम ट्रॉफी का फाइनल हुआ, 2 इतनी बड़ी टीमें खेली थी, उसमें 8 से 10 करंट पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पे खबरें मैच देख, आप कैसी किसी इवेंट की कैसी हाइप बनाते हैं। टू अस, और थैंक यू वेरी मच PCB कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट जो है वो कराची में कराया। फजीला सबा, गुलाम अली साहब, सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों आए और क्रिकेट के ऊपर जो है बात की PSL के मैच। तो हमें ज्वाइन करेंगे सेलिब्रिटी, और उनका नाम है फ़ख्र आलम, जो कि पाकिस्तान के फ़ख्र हैं और हमारे भी फ़ख्र हैं, और उनसे ढेर सारी करेंगे बातें। तो हो क्या रहा था कि हमारे पास जो थे ना, वो कुछ इश्यूज आ रहे थे कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट उस तरीके से डेवलप नहीं हो रही थी। इंटरेस्ट बहुत सारे मैंने नोट किया कि एक ज़माना होता था जब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, अब वो इतना इंटरेस्ट रहा भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी वजह क्या है, उसका इंटरनेट से बड़ा ताल्लुक है, बच्चों का जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा फोकस, और सेल फोन्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ ज़्यादा हुए। तो हमने ये जब करना शुरू किया तो हमने कहा कि यार PCB इतना ज़बरदस्त काम करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड ऑल दैट, लेकिन हर इदारे का या हर मुल्क में ना हर एक की एक स्पेशलिटी भी होती है, और दूसरा होता है कि उनकी लिमिटेशंस भी होती है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम जाके कुछ ग्रास रूट लेवल पे ढूंढें,
बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट स्काउट्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, प्रोफेशनल लीग्स होती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, जिस तरह पीसीबी है, लेकिन उनके टैलेंट स्काउट्स हैं जो प्राइवेटली जाके आपके लिए जो है ना टैलेंट हंट करते हैं और वो आगे रख देते हैं, आगे फिर उनकी मर्जी। तो फिर हमने ये प्रोग्राम, इसका मैं सिर्फ होस्ट ही नहीं हूँ, इसका मैं क्रिएटर भी मैं ही हूँ, कॉन्सेप्ट भी मेरी बनाई हुई है सारी की सारी, और सारा फॉर्मेट भी मेरा डिजाइन किया हुआ है। डायरेक्टर हैं इसके सुहेल जावेद, पाकिस्तान के बहुत माने हुए डायरेक्टर हैं, काबिल डायरेक्टर हैं, ड्रामा हो, इश्तिहारात हो, म्यूजिक वीडियोस हो, तो बड़ी जबरदस्त। फिर क्या सोचा है कि किस तरीके से ये टैलेंट हंट कराया जाएगा? हमने किया यूँ था कि हमने मुख्तलिफ शहरों से लड़कों को जो था बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, जिन्होंने किसी लेवल की ऑफिशियल क्रिकेट ना खेली हो, अच्छा, यानी गली मोहल्ले के खेलने वाले हो या क्लब भी खेला हो, लेकिन क्लब में भी वो रजिस्टर्ड क्लब ना खेल रहे हो या अनऑफिशियली किसी क्लब में खेल रहे हो, तो उनको हमने इनवाइट किया था इन ट्रायल्स पे। और हमारे लोकल 3 सेलेक्टर थे, बहुत काबिल सेलेक्टर थे। सबसे पहले पाकिस्तान की स्पिनिंग विजिट अब्दुल कादिर साहब, फिर उनके साथ मोहम्मद वसीम, ज़बरदस्त बैट्समैन, रिजवा मुल्तान सुल्तान के बैटिंग कोच भी थे, उसके साथ जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख के पहले बॉलर जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में हैट्रिक हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये हमारे 3 डोमेस्टिक सिलेक्टर्स थे और ये हमारे साथ गए शहर मुख्तलिफ जगहों पर जो ट्रायल्स हुए, वहाँ से हमने 24 लड़के सिलेक्ट किए, 24 बैट्समैन। अच्छा, ट्रायल्स यानी हो चुके हैं? जी जी, 24 ये रिकॉर्ड हो गया, तो अब आप ऑन एयर देखेंगे इसकी, ये कहानी ऑन एयर देखेंगे पूरी। 24 लड़के हमने सिलेक्ट किए, 12 बैट्समैन और 12 बॉलर, और फिर उनको हम कराची लेकर आए। उनको एक जगह पे इकट्ठा रिहाइश दी गई, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहे, और उसके अलावा एक कैंप लगाया गया जिसमें फिर इंटरनेशनल जजेस और मेंटोर्स हमने बुलाए, जिसमें मेरे को होस्ट हैं इस प्रोग्राम में डैनी मॉरिसन, आप सब जानते हैं उनको। साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी आइकॉनिक प्लेयर जॉन्टी रोड्स हमारे साथ हैं। वेस्ट इंडीज के आइकॉनिक फास्ट बॉलर सर एंडी रॉबर्ट्स हमारे साथ हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज डेमियन मार्टिन जो है वो है। और ये लोग आए और ये इतने दिनों के लिए पाकिस्तान में रहे, और ये सबसे पहले था, ये जो पीएसएल के फाइनल चैनल से पहले की ये कहानी है, जब और भी मुश्किल था बाहर से लोगों को लाना, तो बड़ा जबरदस्त हुआ है। इसमें मेरा ख्याल है क्रेडिट जो जाता है उसमें कुछ लोगों का बड़ा मेरा जिक्र करना बहुत जरूरी है। कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, उसका ये प्रोजेक्ट है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स में और यूथ की भलाई के लिए जो है काम करना चाहती है। आरिफ हबीब ग्रुप की वो ऑर्गेनाइजेशन है। आरिफ हबीब ग्रुप के बगैर ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे महंगा पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे महंगा रियलिटी शो होने जा रहा है। अच्छा, इसके बारे में अब क्योंकि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो हाई हो रहा है कि जैसे ये शो शुरू हो तो सब देखना शुरू करें। ओवरऑल जिन लोगों को, जिन पैनल्स को आपने, जो आपके गेस्ट थे उनको बुलाया आपने बाहर से, जब आप ये सारा टैलेंट फाइंड आउट कर रहे थे, ये सारा वर्क हार्ड कर रहे थे, तो उस वक्त उनका क्या कहना था? उस टैलेंट के हवाले से बताएं, कितने लोगों को आपने? 2-3 तो ऐसे लोग थे कि सर एंडी रॉबर्ट्स ने 2-3 फास्ट बॉलर, 3 फास्ट बॉलर एक्चुअली, वो ऐसे थे कि सर एंडी रॉबर्ट्स ने कहा कि यार ये अब इस तुम्हारे शो में कामयाब होते हैं नहीं होते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा। क्योंकि एलिमिनेशन होती है, वो आपने देखा होगा ना, एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया या मास्टर शेफ जो आते हैं, उसमें ये कि वो 12 शेफ होते हैं, फिर वो एक निकल जाता है, 11 रह जाते हैं, एलिमिनेशन होती है। इसमें भी हर एपिसोड में 2-2 लड़के, एक लड़का एलिमिनेट हो रहा होता है। ओके। एंड में जो लड़के रह जाते हैं उनमें से 2 लड़के हैं, एक बैट्समैन एक बॉलर, जिनको हम ऑस्ट्रेलिया लेके गए, और फिर वो वहाँ पे एलन बॉर्डर क्रिकेट एकेडमी में उनको 1 महीना हमने वहाँ पर इंटरनेशनल कोचेस के साथ उनको कोचिंग दिलवाई। वो वहाँ पर रहे, उनकी रिहाइश, उनका रहना सहना, खाना पीना सब हमारी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने इंटरनेशनल कोचिंग दी, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया, और वाज़े तौर पे उनकी खेल के अंदर जिस एक तो वो यहाँ पे एक्सेल किए थे, एक्सेल करने के बाद जब वो वहाँ पहुंचे, वाज़े तौर पे उनके खेल में जमीन आसमान का फर्क जो उनको खुद नजर आया, जो हमें नजर आया, जो आप देखेंगे भी प्रोग्राम में जब ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये उनके गेम के अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आई होगी, क्योंकि एक लोकल लेवल से, ग्रास रूट लेवल से जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ट्रेनिंग तो ये बिल्कुल इमेजिन करें कि आप अचानक एलन बॉर्डर क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड में जो है वो मैथ्यू हेडन और एलन बॉर्डर क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड में आप जो है वो खड़े हैं ब्रिस्बेन में, और आपको जो है वो आपके इधर उधर ब्रैड मर्फी जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत जबरदस्त विकेट कीपर भी थे और एक इंटरनेशनल कोच हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पे मुख्तलिफ टीमों की कोचिंग कर चुके हैं, कोचिंग स्टाफ में रह चुके हैं। ब्रैड मर्फी इनकी कोचिंग कर रहे थे, इनकी ग्रूमिंग कर रहे थे, और फिर वहां पे बहुत सारे और डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ उनका वो था। एक लड़के को तो उन्होंने कहा कि इसको तो अभी यहाँ छोड़ दें, इसको तो यहाँ पे लोकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। मैंने कहा नहीं भाई, इनका ये वीजा है, ये वीजा खत्म हो रहा है, हम इनको वापस लेके जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का, आई थिंक
ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म, फॉर एक्चुअली मेकिंग इट पॉसिबल, बिकॉज ये दोनों लड़के जो हमारे फाइनलिस्ट थे, इनके दोनों की जिंदगी में कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं थी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू नो दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, सो ये बड़ी मुश्किल होता है कि इस उम्र में जब ये खतरा भी होता है कि ये शायद वापस ना आए, यू नो आपको पता है कि दूसरे ममालिक के जो है लोग उस तरह के देखते हैं, तो उनका फिर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ये यू नो वीज़ा देना और हम सबको फैसिलिटेट करना, सो थैंक यू टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, आई मीन वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर सपोर्टिंग क्रिकेट सुपरस्टार। और साथ में नुमान नबी साहब हैं जिनका बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जब मैंने आइडिया क्रिएट किया तो मैं उनके पास गया, वो फिर आरिफ हबीब साहब के पास गए और उसको कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ जोड़ा। और आरिफ हबीब साहब का मैं बताता चलूं, व्हाट अ ग्रेट, आरिफ हबीब ग्रुप के बारे में तो हम सब जानते हैं, बहुत कामयाब उनका कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन वो इतने डेडिकेटेड हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की भलाई के लिए, और वो इतना कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की भलाई के लिए कि ये जो क्रिकेट सुपरस्टार है ये प्रूव भी करेगा, और ये क्रिकेट सुपरस्टार उसकी बुनियाद है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आरिफ हबीब साहब, समद हबीब, यू नो नया नाज़माबाद, द एंटायर स्टाफ ओवर देयर। अच्छा, तो ये आज टीवी से सैटरडे को जी हाँ, आज टीवी पे हर हफ्ते की शाम 7 बजे, 7 से 8 बजे के स्लॉट में आप इसको देखेंगे, और आप पूरी प्रोसेस देखेंगे और उन बच्चों के ख्वाब देखेंगे, उन लड़कों की कहानियाँ सुनेंगे, उनकी जिद्दोजहद देखेंगे, और बहुत से इसमें आपको इमोशंस मिलेंगे, बड़े रॉ इमोशंस मिलेंगे आपको, ऐसी भी चीजें देखने को मिलेंगी जहाँ पे लड़ाइयाँ भी हैं, गुस्सा भी है, बिल्कुल रियलिटी शो है, आंसू भी निकल रहे हैं, बहुत जबरदस्त वो हमें देखने को मिलेगा। और इस शो के बारे में मजीद भी जानेंगे, इस शो के बारे में मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि हम तो सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा, सबसे पहला और इतना महंगा शो जो है वो आज न्यूज पर सैटरडे को शाम 7 बजे चलने जा रहा है। इसके हवाले से बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो बात हो रही है क्रिकेट सुपरस्टार के हवाले से, फखर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फखर, सबसे पहले तो ये बताएं, क्रिकेट रियलिटी शो पाकिस्तान का पहला होने जा रहा है, ये आपको कैसे ख्याल आया? दुनिया दूसरे रियलिटी शो करती है, आपने क्रिकेट का रियलिटी शो कर दिया। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, शायद ये वजह? एक तो क्रिकेट की बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा शौक है। हमारे बच्चों को जो है ना, जो एक इशू है ग्रास रूट लेवल में, वो ये है कि मुल्क में से खेल के मैदान जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है, जहाँ पे खेल का मैदान होना था, पार्क होना था, वहाँ पे कब्जा कर लिया गया, वहाँ पे शादी हॉल बना दिया गया, वहाँ पे हर इम्यूनिटी प्लॉट के साथ इस मुल्क में जो है ना, सबने अपना इंटरेस्ट जो है ना वो देखा है। वो हो क्या? अच्छा, फिर प्राइवेट स्कूलिंग सेक्टर के अंदर आप चले जाएं तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्या इशू आ रहा है? कदर वो ये इशू आ रहा है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कि वो घरों के अंदर बन रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर ग्राउंड्स होते नहीं है, तो वो क्रिकेट खेलने का बच्चों को या फुटबॉल एक्टिविटीज नहीं करेगा, वो नहीं है। और मैं बताऊं, ये आरिफ हबीब ग्रुप ने जो नया नाज़माबाद में कमाल का काम किया, एक तो जबरदस्त उन्होंने वो क्रिकेट का वो फैसिलिटी बनाई है जहाँ पे हमने ये सारा शूट किया, उसके अलावा वो वहाँ पर बहुत सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज बना रहे हैं, और उसको वो खुद मेंटेन कर रहे हैं। तो गोया ये था कि जब ये सब कुछ हो रहा है, मौके नहीं मिल रहे, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लेट्स कंट्रीब्यूट, हम इसको कर सकते हैं। और बच्चों को बहुत मतलब यू नो ये एक पैशन है जो इग्नाइट कर रहे हैं। अच्छा, जब ये ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट लेकर आप इन तमाम टैलेंटेड बच्चों के पास गए, लड़कों के पास गए जो कि क्रिकेट क्लब से मुंसलिक थे या फिर स्ट्रीट्स क्रिकेट खेल रहे थे, क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा? हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा रेडियो के ऊपर प्रमोशन की, जिस शहर में हम जा रहे थे, अच्छा, कि जी ये इस दिन ट्रायल होंगे, अखबार में इश्तिहार दे दिया, और फिर लोकल क्लब्स को जो है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके अगर कोई लड़के हैं आपके तो उनको प्लीज भेज दीजिएगा, इस तारीख को इस मैदान में इतने बजे ट्रायल होगा। ठीक। तो इस तरह का हमारा जो था ना वो इसमें वो थी। बट बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यू नो हमारे पास आज़ाद कश्मीर से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके फाटा से लेके बलूचिस्तान से, इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर पंजाब से, इनफैक्ट गिलगित बल्तिस्तान से, यू नो पाकिस्तान के हर एरिया से लड़के जो हैं उन्होंने आके इसमें यू नो पार्टिसिपेट किया। और ऐसी ऐसी स्टोरीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक ये स्टोरी शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। लाहौर के ट्रायल के अंदर एक लड़का आया और वो बॉलिंग कर रहा था, उसने जो ही पहला गेंद किया है
तो हम लोग सारे यूं हो गए, चूंकि जब एक टैलेंट होता है ना जेन्युइन वाला, तो वो पहला गेंद करता है ना, तो सब या पहली दफा बॉल में लाइन में आता है ना, तो आप सब यूं हो जाते हैं, नजर आ जाती है आपको एक चीज। तो हम सब की ना वो सब अटेंशन में आ गए, हमने कहा ये पता नहीं यार ये इसने क्या वो किया, दिस किड लुक्स गुड। उसने 2-3 गेंद किए, उसके बाद गौर से हमने जब देखा ना, तो उसके दोनों जूते फटे हुए थे। दोनों जूते, पुराने जूते, तस्मे नहीं थे, फटे हुए थे। तो टेपे लगा लगा के उसने उनको वो किया हुआ था, और उसमें वो बॉल कर रहा था। फिर मैंने गौर से देखा तो उसकी ट्राउजर एक जगह से यहाँ से फटी हुई, उसकी कमीज फटी हुई। मैं बड़ा अजीब सा हुआ। फिर जब उससे हमने बात की उनकी, तो पता ही चला कि वो बेसिकली वेल्डिंग का काम करता था, और उसके लिए मतलब वो डेली वेजेस का वर्कर था, मतलब रोजाना की तो उस पे वो करता था, बट प्रॉपर टैलेंटेड। फिर उसको हमने उसके साइज का किसी और लड़के से कह के उसको जूते दिए। और मैं जो कमाल की बात है कि मैंने जब सिर्फ ये कहा ना, मैंने कहा भी कोई जूते अपने देना चाहेगा, वो जितने बच्चे थे वो सबने कहा जी हम देते हैं, हमारा मतलब पाँव जिसका नहीं भी है वो भी कि भाई मैं वो इसको कि इसकी हेल्प करें हम। सो वो जज्बा देख के ना यू आपको होता है कि यार वो एक जस्ट बैकिंग ईच अदर अप। बिल्कुल ठीक है, दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल कि एक ऐसा बच्चा जो टैलेंट से भरपूर है, लेकिन वो अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी के अंदर इतना फंसा हुआ है कि वो अपना टैलेंट सेक्रीफाइस किए जा रहा है। तो ये बताइएगा कि वो ऑडिशन के अंदर आया कैसे? वो कहता है वो उससे फिर हमें स्टोरी बताया कि मेरी ये सामने दुकान है वेल्डिंग की। अच्छा। तो मैंने देखा कि कल भी बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो मैं उधर काम कर रहा था, तो मैंने इधर पता किया कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी ट्रायल हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि कोई भी आ सकता है। तो फिर आज मैंने अपने उस्ताद से छुट्टी लेके मैं आया हूँ फटाफट, मुझे वापस जाना है, तो आप मुझे जरा लाइन में ना लगाएं, मैं जल्दी से करके निकल जाऊं। तो वो था, बट आई वाज वो। फिर मैंने उससे पूछा उसकी कहानी, अच्छा वो लग हमें उसकी एज समझ नहीं आ रही थी, तो उसका ना पासपोर्ट था ना NIC था। NIC भी। लेकिन उसने खुद बता दिया कि जी मेरी उम्र 27 साल है। मैंने कहा यार आपको पता ना कि हम 18 से 21 साल के लड़के ढूंढ रहे हैं। उसकी वजह क्या थी कि हम चाह रहे थे कि हम ऐसे लड़के ढूंढे ग्रास रूट लेवल पे जिसको अगर हम ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएं, जो जीत जाए और वो ऑस्ट्रेलिया जाए, तो वो फिर वापस आके उसके पास क्रिकेट खेलने के बहुत सारे 10-15 साल हो उसकी जिंदगी में आगे क्रिकेट खेलने के। तो मैंने कहा आपके लिए थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आप अभी भी वो जितने हमारे डोमेस्टिक सिलेक्टर्स उन्होंने कहा ये फर्स्ट क्लास खेल सकता है लड़का, अभी खेल सकता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये खेल सकता है। सो वी गॉट टू, आई मीन आई हर्ड स्टोरीज जो कि आपको वैसे ही आपको जो है ना वो कर देती है कि किसी की फैमिली उसको इजाजत ही नहीं देती, छुप छुप के आगे क्रिकेट खेल रहा है और इतना टैलेंटेड लड़का है, and इंटरेस्टिंगली ये बात हमें वही कि बाबर आजम के छोटे भाई हमें टक्कर गए बीच में, वो भी ट्रायल में आ गए थे कहीं पे। अच्छा। And what a talented young batsman he is, I mean I was completely मैं बड़ा सरप्राइज हुआ उसको देख के। फिर आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे कप्तान सरफराज, उनके छोटे भाई भी जो कि एक बेहतरीन टैलेंटेड खिलाड़ी है, बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन विकेट कीपर, वो भी हमें शो में हमने उनको डिस्कवर किया। और व्हाट अ फाइटिंग स्पिरिट उस लड़के की, अब्दुल रहमान, व्हाट अ फाइटिंग स्पिरिट। सरफराज के छोटे भाई हैं, सरफराज अहमद की। हमें बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और इंशाल्लाह ये पहला सीजन है, अल्लाह ताला ने अगर इसमें हमें कामयाबी दी तो हम अगले उस पर जाएंगे। एंड अगेन मैं ये बताऊं कि ये ऐसे नहीं हो सकता था। और आज टीवी पे मैं आपको बताऊं, आज टीवी का बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम ढूंढ रहे थे कि हम किसके साथ इसको ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर बनाएं, तो आज टीवी ने जब कॉन्सेप्ट सुना, अहमद जुबैरी वगैरह ने, इन्होंने फौरन कहा, उन्होंने कहा वी वुड लव टू पार्टनर ऑन दिस, दिस इज समथिंग वे। सो आई थिंक आज टीवी का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम इसको ऑन एयर करेंगे। टैलेंट के हवाले से इस तरह के शोज हमेशा आज टीवी की जानिब से प्रमोट किए जाते हैं, और ये जो आपका शो है क्रिकेट सुपरस्टार, तो आई होप कि वाकई में पाकिस्तान के सुपरस्टार्स जो है वो बाहर निकालेगा और इतना ज़बरदस्त टैलेंट जो है वो सामने आएगा। अच्छा, आप जिस तरीके से इसका आइडिया बता रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो आप ओवरऑल बता रहे हैं, तो इतना जबरदस्त लग रहा है सुनने में, तो बस ये हो रहा है कि जी फौरन से ये शो ऑन एयर हो और हम फौरन से देखें इस शो को। ये बताएं कि अब ऑडिशन के बाद दूसरा मरहला टास्क का था, इन लोगों की तमाम जो बॉयज थे उनकी ग्रूमिंग का था, टास्क क्या क्या थे? अच्छा, पहले तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि इन लड़कों को यही नहीं पता था, जब हम पूरे पाकिस्तान से जब इनको हम सेलेक्ट करके लेकर के हम जब इनको कराची लाएंगे, तो इनको कहा कि ये कराची जाएंगे 24 लड़के, फिर ये इकट्ठा रहेंगे, और इनको ये नहीं पता था कि इंटरनेशनल मेंटोर्स कौन आ रहे हैं। अच्छा। तो जो सबसे पहला जो इसमें जो ज़बरदस्त चीज़ है ना, कि वो जब ये पहली दफ़ा अपने इंटरनेशनल मेंटोर्स को देखते हैं, वो उनकी एंट्री भी जो है वो बड़े दबंग तरीके से इस शो के अंदर,
ये लोग मेरे साथ ग्राउंड में बैठे हुए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और अचानक हेलीकॉप्टर में वो आते हैं ग्राउंड के अंदर, यू नो, इनको नहीं पता कि हेलीकॉप्टर क्यों आ रहा है और ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतर रहा है, ग्राउंड में हेलीकॉप्टर, सो यू विल सी दोस ग्रेट मोमेंट्स। यानी पहला सरप्राइज ही वहां पे मिल जाता है, मिलता है, बट वो पहले उनकी सिलेक्शन 3-4 एपिसोड में सिलेक्शन की प्रोसेस के बाद। दूसरा ये कि टास्क बड़े मुश्किल तो थे, जो कि एक कुछ तो मैंने डिज़ाइन किए थे, फिर कुछ जॉन्टी रोड्स ने आके, डेमियन ने आके, उन्होंने भी उसमें बड़ा वो कंट्रीब्यूट किया, जो कि इंटरनेशनल, यानी बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग दोबारा हुई उसके अंदर कि इनको थोड़ा सा यूं मॉडिफाई किया जाए। तो उसमें ये है कि बॉलर्स के टास्क बॉलर्स के लिए अलग थे, मसलन एक्यूरेसी का टास्क था कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं बॉल को, क्या आप उन स्टंप्स को जिसको कि आपका मेंटोर बोल रहा है कि लेग स्टंप को हिट करना है आपने, खाली स्टंप को, बैट्समैन नहीं खड़ा, पूरे बॉलिंग एक्शन के साथ आके पूरी स्पीड के साथ या पूरे स्पिन के साथ आप लेग स्टंप को हिट करते हैं, ऑफ स्टंप को हिट करते हैं, यू नो, वो आपका टास्क थे। मसलन फील्डिंग में ऑफ कोर्स कैचिंग के, शार्प कैचिंग के टास्क थे आपके, बैट्समैन के लिए पावर हिटिंग के टास्क थे कि आप पावर हिटिंग करें, फिर बैट्समैन और बॉलर्स के आपस के टाकरे थे, और हर जगह पे जो है ना, हर टास्क में फेलियर्स पे जो है ना, एक एक करके बंदा जो है ना वो एलिमिनेट होता गया। ठीक है, एलिमिनेशंस के हवाले से भी बात करेंगे, इस शो के हवाले से बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला क्रिकेट रियलिटी शो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है फ़खरे आलम। इतना ज़बरदस्त इसका प्रोमो है, इतनी ज़बरदस्त जो बातें आप बता रहे हैं, उससे एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो मज़ीद हाई होते चले जा रहा है, और बस ये है कि जल्दी से ये शो ऑन एयर हो और हम सब बैठ के देखें। हम इस शो के बारे में इमोशंस और जितनी भी एलिमिनेशन राउंड थे उसके बारे में बात कर रहे थे, तो अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप एलिमिनेशन के बारे में बता रहे थे हमें। एलिमिनेशन बड़ा हार्ड प्रोसेस होता था और मेरे ऊपर वो बड़ा टीडियस होता था, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा था और एक तो बहुत सारी मुझे ट्रांसलेशन करनी पड़ रही थी बिटवीन हमारे जो इंटरनेशनल मेंटर्स और जजेस थे और हमारे लड़कों के बीच में, ड्यूरिंग द कोचिंग इज वेल और ड्यूरिंग द एलिमिनेशन। क्योंकि एलिमिनेशन में वो हर एक को बात करते थे कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप में ये है, आपसे ये गलती हो रही है, आपसे गलती हो रही है। उसके बाद जब एलिमिनेशन के लिए मुझे अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी ना, क्योंकि ये लोग तो खड़े हो जाते थे साथ में, फिर वो आप मेरे ऊपर जाती थी बात जी। बड़ा डिफिकल्ट होता था। उसकी वजह ये कि आप इन लड़कों की आंखों में देख सकते थे कि हर एक लड़के का एक ख्वाब है, उसकी सिर्फ क्रिकेट की एबिलिटी नहीं है, उसके पीछे उसकी एक कहानी है, उसकी जद्दोजहद है, उसके ख्वाहिशात, उसके जज्बात, क्रिकेट का जुनून है, क्रिकेट का जुनून है। अब उसको मैं ये कैसे बताऊं कि यार तुम अब एलिमिनेट हो रहे हो या आप दोनों जो है अब आज घर जा रहे हैं, आप जाइए अपना जाके सामान पैक कीजिए, बड़े इमोशनल। और फिर आपके लिए इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आप उस ग्रास रूट पे गए, खुद से सिलेक्शन किए, उस प्रोसेस को देखा और फिर अब एलिमिनेशन भी आप बता रहे हैं। साथ में था ना, तो वहां से जब हम उनको उठा रहे थे लड़कों को जी, तो उनसे ना वो एक आपकी ऑब्वियसली एक इंटरेक्शन होती है ना, तो आपका एक अटैचमेंट सी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर हर लड़का, मेरा बस चले तो 24 के 24 को मैं ऑस्ट्रेलिया ले जाता, बट वो हो नहीं सकता था हमारे लिए, तो वो था। तो मैं बड़ा उसमें जो था ना इमोशनली स्टक था कि मैं ये किस तरह जो है ना इनको वो डिलीवर करूं। तो वो मेरा एलिमिनेशन के अंदर जो सबसे मुश्किल काम था वो, और उन लड़कों के जो साथ होती थी, क्योंकि वो सारे लाइनअप होते थे, अब उनको पता होता था कि अभी किसी को एलिमिनेट होना है। सही, फखर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्रिकेट गेम ही ऐसा है, पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, हम सबके इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं इस गेम के साथ, खास तौर पर। बिल्कुल। आप प्रोग्राम के हवाले से बता रहे हैं, आपने टास्क के हवाले से, मुख्तलिफ टास्क के हवाले से बताया, बॉलिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर आपने बताया कि मेंटोर बताता था कि कौन से स्टंप को हिट करना है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको क्या चीजें वो नजर आई जो थोड़ी सी डिफिकल्ट रही लड़कों के लिए? हर टास्क मुश्किल होता था। वो मैं कहता था ये तो इतना मुश्किल नहीं है, जॉन्टी कहता था ना, मैंने कहा ये कहाँ कितना मुश्किल हुआ। जब वो टास्क शुरू हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो वाकई में बड़ा मुश्किल काम है यार। सही, ये तो इतना आसान काम नहीं है, ये तो एक्चुअल यू नो वो है। दूसरा, फिटनेस का हमारे मुल्क में एक बड़ा इशू है, और मैं लड़कों के साथ बड़ा टफ था इस मामले में कि आप अपनी फिटनेस पे और अपने ओवरऑल डिसिप्लिन के ऊपर वो है। कुछ लड़के जो थे जो पहुंच गए थे स्टेज पे कि आखिरी 24 में थे जी, उनको डिसिप्लिन की इश्यूज थे। अच्छा। वो इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली नहीं लेते थे। अच्छा, सही, बिल्कुल। हाँ, हंस रहे होते थे, कभी सीरियस बात कर रहे हैं कि यार नहीं तो शाबाश, मतलब 10 पुशअप्स और करो। हाँ। तो वो आगे से हंस रहे हैं, ये लेट गए नीचे ना, ऑल दैट। तो उसमें मैं ठीक ठाक गुस्सा होता था, गर्म होता था इनको। अच्छा, मेरा काम नहीं, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी मैं कोई बहुत जबरदस्त कोई कोच हूँ या वो नहीं हूँ। मैं तो क्रिकेटर नहीं हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने नहीं खेली हुई है, टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई।
जो थे उनके सामने, उन्होंने तो खेली हुई थी ऑब्वियसली, मैंने भी खेली हुई क्रिकेट और बड़े सीरियस हद तक खेली हुई है क्रिकेट, और मैं क्रिकेट पे काफी अपनी हैसियत के मुताबिक काफी तजर्बा भी रखता हूँ और काफी नॉलेज भी रखता हूँ। तो मैं उनको क्रिकेट पे लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता था, मैं डिसिप्लिन पे, फिटनेस पे ठीक ठाक उनका जो था ना, एक मतलब फौजी सार्जेंट की तरह उनके जो ना मैं परेड कर देता था, यानी आप फौजी ट्रेनर की तरह। कितनी ज्यादा ग्रूमिंग हुई जब ये काफी ग्रूमिंग हुई ना, बहुत। जो लड़के वो खुद आपको ना, जब आप शो देखेंगे तो आप उसमें हर बच्चे की कहानी सुनेंगे, जो जो फाइनल में हमारे गए हैं वो आपको अपने मुंह से बताएंगे, अपनी जुबानी समझाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, क्या चीज उन्होंने सीखी, क्या नहीं हुई। और खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया वाली जर्नी है उसमें वो जो दोनों लड़के गए, उनकी जो स्टोरी है, उनकी मतलब वाज़ेह, एक बैट्समैन एक बॉलर, मैं नहीं बता सकता कौन है क्या नहीं है, वो आप देखेंगे उनके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। और छोटी छोटी ट्वीकिंग के साथ, इतनी माइन्यूट ट्वीकिंग थी वो कि जब वो हुई तो वो एक मतलब खिलाड़ी में एक इतना वाज़ेह तौर पे वो आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, यू नो। तो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। अच्छा, इतना जबरदस्त शो है और इतना डिफरेंट आइडिया है, मतलब जिस तरीके से अभी ओवेस भी बात कर रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे कि इतना डिफरेंट आइडिया है कि इससे ये बेनिफिशियल है उन तमाम लोगों के लिए जो रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस तक क्रिकेट के लिए, लेकिन आपके थ्रू उनको जो है वो बूस्टअप भी मिलेगा, टैलेंट भी उभर के सामने आएगा। आइडिया कैसे जनरेट किया, कैसे सोचा कि ये भी हो सकता है पाकिस्तान में? रियलिटी शोज का सिलसिला तो चल रहा था, तो मैंने बड़े अरसे से टीवी नहीं किया हुआ था। मैं आपको पता है कि कुछ अरसे पहले मैं बिल्कुल जो था वो कम काम कर रहा था, बहुत ही कम काम कर रहा था। तो मैं मेरी वैसे भी अगर आप करियर की ट्रेजेक्टरी लें, मेरे अपने करियर की ट्रेजेक्टरी लें, तो आप उसमें देखेंगे कि मैं हमेशा नई चीज़ें करना पसंद करता हूँ और अनयूजुअल चीजें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान का पहला रैप सॉन्ग भी आपने गाया था। आई लाइक टू, वो मेरे अंदर एक मुसलसल एक चीज रहती है। मसलन आज के साथ हमने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया था, आगाज सफर, शर्मीन उबैद ने डायरेक्ट किया था, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल शो था। 3 साल पहले वो इश्यूज हम डिस्कस कर रहे थे जो आज रियलिटी की तरह, ब्रेकिंग न्यूज की तरह हमारे मुंह पे आके लगते हैं, ठीक है। हम 3 साल पहले कर रहे थे बात, आज टीवी के ऊपर लाइव उस प्रोग्राम के अंदर। सो आई लाइक टू डू न्यू थिंग्स। तो मैं नई चीज करना चाह रहा था, और मैं क्रिकेट का चूंकि पैशन हर एक की तरह मुझे भी था, तो मैंने कहा मैं क्रिकेट को किस तरह इसमें जो ना वो करूं। तो दैट्स हाउ द आइडिया गॉट जनरेटेड कि यार ऐसे रियलिटी शो करते हैं, क्रिकेट के ऊपर करते हैं। तो पहले ये था कि स्ट्रीट क्रिकेट पे और टेप बॉल के ऊपर किया जाए, फिर मैंने कहा नहीं, इसका स्केल बड़ा करते हैं। लेकिन स्केल तो बड़ा कर दिया, लेकिन स्केल बड़ा करने के साथ साथ जो है आपको उसके साथ फंडिंग, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो वो मेरे पास था नहीं। तो उसके लिए फिर मैं जो हमारे एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है नुमान नबी साहब, उनके पास गया, और फिर उन्होंने आगे कहानी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया कि वो कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने आरिफ हबीब साहब से बात की, एंड यू नो दैट्स हाउ द होल थिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम, इट्स अ सोशल सर्विस। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग, वी आर होपिंग कि वो है। पाकिस्तान में ना इतने अनसंग हीरोज हैं, मैं आपको बताऊं, इतने अनसंग हीरोज हैं, चप्पे चप्पे पे कोई स्टोरी है। और आई विश कि हम इन सब को, वो क्रिकेट हो, मतलब अभी मैं आपको एक स्टोरी आपको अभी बता देता हूँ अपनी। मैं अभी 23 मार्च की परेड के लिए एक दिन के लिए इस्लामाबाद गया PIA की फ्लाइट पे। मैं था, अदनान सिद्दीकी थे, उर्वा थी, फरहान सही थे, मतलब सारे, मतलब वी वर यू नो ह्यूज ग्रुप ट्रैवलिंग। अब वो जहाज में फुल फ्लाइट थी, लोग तस्वीरें ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। उस असना में मेरा एक फोन तो मेरे हाथ में था, दूसरा मैंने जो है वो कहीं याद नहीं रहा, मैंने पॉकेट में डाला, एक कहाँ उसके सामने मैंने डाला। वो जब जहाज से निकले, फिर रश हुआ तो वो अचानक निकल पड़े हम, तो मैं फोन अपना जहाज में भूल गया। अब मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं, चूंकि वो मेरा दूसरा वो बिजनेस का मेरा फोन है, उसमें मेरा बहुत सारा डेटा, ईमेल्स वगैरह मौजूद है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला खड़ा हो गया। मैंने PIA वालों को ट्विटर पे ट्वीट करके कहा कि जनाब मेरा फोन रह गया, मुझे नहीं पता कि मैं किसको करूं। मैं पहले इधर उधर फोन करता रहा, एयरपोर्ट से रब्ता करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी आप हमें छोड़ दें, अपना फ्लाइट नंबर और वो सीट नंबर बता दें। मैंने भेज दिया। उन्होंने जनाब जी एक ही दिन के अंदर पता चला कि जनाब उनका जो क्लीनिंग क्रू जो क्लीनिंग करता है, उसमें एक खातून है, 13,000 रुपए तनख्वाह है उसकी, खातून की महीने की। अच्छा। उसने वो फोन उसको मिला और उसने फौरन वो फोन जो है जाके पकड़ा दिया अपने, And that phone came to me yesterday, एक दिन के अंदर। आप सही कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे स्टोरी, ये मतलब ये हीरोज की बात है ना, हीरोइज्म की बात है कि एक हमारी, क्योंकि हम अपनी कौमी एयरलाइन को तो मुसलसल जो है लोग जो है उसको अजीब अजीब बातें ही बोलते रहते हैं, बट हियर इज अ ग्रेट स्टोरी अबाउट पाकिस्तान, नॉट अबाउट PIA बट अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिल्कुल। अभी हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर इसी शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने, नुमान नबी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। आज बात हो रही है क्रिकेट सुपरस्टार के हवाले से। जबरदस्त शो जो है वो आने वाला है, पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें क्रिकेट के स्टार्स जो है वो बाहर निकल कर आएंगे। क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क में बल्कि खित्ते में रियलिटी शोज या तो एक्टिंग पर होते हैं या सिंगिंग पर होते हैं, जबकि हमारे यहाँ क्रिकेट से बड़ी शायद कोई चीज नहीं है और इस तरफ कभी किसी की तवज्जो ही नहीं गई कि इस पर भी कोई शो इस तरह का बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं कि जब फखर भाई आपके पास ये आइडिया लेकर आए तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरह के रियलिटी शोज नहीं होते। देखिए, असल में आरिफ हबीब साहब बहुत जबरदस्त आदमी है, क्रिकेट के बहुत बड़े मद्दाह भी हैं। उनके साथ मेरा राब्ता था कुछ चीजों के हवाले से, तो हम कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें एक ये था कि हम टैलेंट को ग्रूम करेंगे, टीम शायद नहीं बनाएंगे, टैलेंट को ग्रूम करेंगे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में। तो उस जाविये पर काम हो रहा था। अचानक फखर ये जब आइडिया लेकर आए तो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया था, क्योंकि टैलेंट को ग्रूम भी करें और उसको। पहला शो है, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो किसी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि यार ये शायद हम उस तरह से ना कर पाए, लोगों की तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सकें, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे महंगा शो होने जा रहा है ये? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा शो नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान में फ्रेंचाइज लेके शो बनाए गए टेलीविजन चैनल से उससे कई गुना ज्यादा है। ये फखर को भी पता है। लेकिन क्रिकेट नौयत के हवाले से तो ये पहला शो है ना। हाँ, तो देखिए, तो हर पहली चीज जो होती है वो महंगी सस्ती नहीं होती, क्योंकि बेंचमार्क होता कोई नहीं है। हाँ, पैसे जाहिर चाहिए थे, आरिफ भाई तैयार थे पैसे देने को, और किसी स्टेज पर अगर आप कहें कि माली वसाइल या उनकी वजह से या फखर के जज्बे की वजह से ये एहसास हुआ कि शायद ये नहीं हो सकेगा, तो ऐसा गलत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया है सर, और एक डिफरेंट आइडिया लेकर आप आए। हम जब बात करें फखर आलम से और इनसे बात करके हम सुन रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है उसके अंदर, किस तरीके के टास्क है, किस तरीके की स्टोरी है, तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट पाकी टैलेंट। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितने फखर की बात थी कि जब मैंने एंडी रॉबर्ट से पूछा कि तुम मिड 70s में भी पाकिस्तान आए थे 2 दफा वेस्ट इंडीज की टीम के साथ, तो अब में और जब में क्या लगा, तो उसने आज के कहा जब मैंने कराची नहीं देखा था, इंटरकॉन्टिनेंटल से स्टेडियम और स्टेडियम से इंटरकॉन्टिनेंटल देखा था, इन 7 दिनों में मैंने कराची देखा है। अरे वाह, क्या बात है जनाब। बड़ा वो था। और दूसरी ये कि 4 क्रिकेटर्स यहाँ से जाएं, नया नाजुबाद में जाके खड़े हों मैदान में, तो इससे कितना हमें बड़ी बात है। बिल्कुल, हम लोग यही बात करें कि ये सिर्फ एक शो नहीं है, आप लोग सोशल सर्विस भी करें। इसके थ्रू कितने ऐसे टैलेंट हैं, कितने ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि निकल कर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नुमान नबी साहब, हमसे बातचीत कर रहे थे। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपके प्रोड्यूसर बात कर रहे थे, जज्बा आप लोगों का भी बड़ा उरूज पर है। नहीं, जज्बा है। हाँ। और नुमान में बड़े मॉडेस्ट आदमी हैं। हाँ। ये ज्यादा बात नहीं करते, बट ये कि इन्होंने बहुत प्रेशर उठाया इस सारी प्रोसेस के अंदर, और मैं लेकिन उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया, बड़ी आसानी से कह दिया है कि वो नहीं है। इन्होंने बहुत प्रेशर उठाया इस सारे काम के दौरान। हाँ। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी जो लीडरशिप हो किसी भी काम के अंदर, वो प्रेशर उठा सके और आपको किसी को महसूस ना होने दे। हाँ। क्योंकि उनको पता था कि मैं वो शूट पे हूँ मुसलसल, तो वो इन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया इस साइड पे कि क्या क्या इश्यूज और टास्क बहुत बड़े थे, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन चल रही थी। हाँ। इन प्लेयर्स के बाहर के वीजाज थे, फिर उसमें और भी बड़ी कहानियां हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश भी ये भी की कि ये ना आ सके पाकिस्तान, मतलब ये भी है आपको इसमें तो बड़े उसके पीछे का एक और रियलिटी शो बन सकता है। हाँ, इसके पीछे का भी रियलिटी शो बन सकता है। तो लेकिन ये बड़ी बात है कि नुमान भाई ने उसको सारी चीजों को जो है ना बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो फाइट किया और वो प्रेशर लिया और हमें महसूस नहीं होने दिया। प्रोग्राम के हवाले से मजीद भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, बात हो रही है क्रिकेट सुपरस्टार की, रियलिटी शो के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं, इतना मज़ा आ रहा है सुनकर कि दिल कर रहा है कि वाकई में जो शूट हुआ होगा, ये सारा जो प्रोडक्शन था ज़बरदस्त था। प्रोडक्शन के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे कि प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस थे? प्रोडक्शन में सबसे बड़े चैलेंजेस तो ये थे कि 24 लड़कों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कराची पहुँचाना, फिर उनकी एक जगह पर रिहाइश करना, फिर उसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और मेंटोर्स हैं उनके वीज़ाज, उनको फ्लाई इन कराना, उनको यहाँ पर आना,
उस वक्त हालात जो थे थोड़े मुख्तलिफ थे, फिर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, सिंध रेंजर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और कराची पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी, क्योंकि हमारा डेली का कम्यूट जो था वो होटल से यहाँ पे अपना क्लिफ्टन से ऑल द वे नया नाज़िमाबाद स्टेडियम होता था और डेली की कम्यूट थी। सो बड़ा हमें अपना जो है ना सिंध रेंजर्स का जो है बड़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया। उसके बाद जो टेक्निकल प्रोडक्शन है जो आप लोग जानते हैं वो जानते हैं, 26 कैमरे की शूट है ये, 26 कैमराज और 26 कैमरामैन जो थे वो इसकी शूट में जो थे वो इन्वॉल्व थे। सो 26 कैमरे कहने की बात होती है, बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। और उसकी वजह ये थी क्योंकि रियलिटी शो था, और रियलिटी शो में होता है कि हकायक पे मबनी होता है, तो आपकी हकीकत जो जिंदगी हकीकी जिंदगी गुजरी होती है उसमें किसी भी वक्त कोई भी मोमेंट हो सकता है ना, तो उस मोमेंट के बीच आपको कैप्चर करना है, वो आप मोमेंट को उसको कैप्चर करना है कि मैंने आपसे कोई बात की या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ या कुछ हुआ, तो वो मोमेंट्स कैप्चर करने थे। तो वो शुरू में जो कुछ कैमरामैन थे वो उनको समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वो एंड बीच में ना उन्होंने कहा सर 1 मिनट रुकिएगा मैं फ्रेम बनाना, उन्होंने कहा पागल वागल तो नहीं हो गए वो अच्छा वो सर एंडी रॉबर्ट्स जो गुस्से से उसको देख रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है, यू नो। सही। तो वो मामलात ऐसे थे कि आपने उनको कैप्चर करना था, तो हमने कहा कि भाई आप बस फिल्मिंग करते रहे, वो अगर बैठे भी हुए ना धूप के अंदर और सोच रहे हैं कुछ, तो वो भी आप करते रहे कैप्चर, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो वहां से कोई कोई चीज होती है, इट कुड बी एनीथिंग। सो वो हमारा सारा मुसलसल एक सिलसिला चलता है ना, तो 26 बहुत कॉम्प्लिकेटेड शूट, 26 कैमरे, 2 ड्रोन, एंड देन ये पूरा प्रोडक्शन का क्रू सारे का सारा जो है ना वो चल रहा होता है। और फिर यूं था कि मसलन मैं एंडी रॉबर्ट्स हो गए, जॉन्टी रोड्स हो गए, डैनी मॉरिसन हो गए, डेमियन मार्टिन हो गए, हमें एक कॉर्डलेस माइक लगा हुआ था और हम एक बंदे पे 3 कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि हर एंगल से वो कवर कर रहा होता था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किसी लड़के से बात कर रहा हूँ तो मैं वेट नहीं कर सकता कि ये वाला कैमरामैन यहाँ आए तो मैं बात करना शुरू करूं, तो वो फिर यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है, सो दे वर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग मी एंड द अदर कैरेक्टर्स। उसमें एक बड़ा फनी वाकया भी हुआ बाय द वे कि वो चूंकि लगे हुए थे कैमरे, तो वो बीच में किसी स्टेज पे डेमियन मार्टिन जो है वो भागते हुए पेविलियन की तरफ गए ना, तो वो कैमरामैन भी एक्साइटेड उनके साथ भागते हुए चले गए, देखा वेखा नहीं, पूछा नहीं, वो बेचारे अंदर सीधा बाथरूम में चले गए, वो पीछे बाथरूम के दरवाजे में चला गया। अब वो बाथरूम के दरवाजे में, अब वो बाथरूम में जो कर रहे थे वो माइक वाइक में सब रिकॉर्डिंग हो रही थी, बाहर सारी आवाजें आ रही थी, कैमरे में सब रिकॉर्डेड, वो एडिट में देखा उन्होंने बाद में। फिर उससे कहा कि वो जब जुई वो बाहर निकला ना तो कैमरामैन खड़ा था वहां पर, तो वो कहते कम ऑन मैन यू कांट बी इन हियर, कैन यू, तो बिल्कुल दरवाजे में खड़ा था बाथरूम के, तो कहते व्हाट आर यू डूइंग, वो मुझे आगे कहते यार ये बाथरूम क्यों आ रहे होते, मैंने कहा बाथरूम कौन गया, फिर मैंने डायरेक्टर सुहेल जावेद को कहा, मैंने कहा भाई इनको समझाओ ये बाथरूम जाने का तो कोई रियलिटी शो है, लेकिन इतना भी रियलिटी शो नहीं है, नहीं पूरा रियलिटी, वैसे रियलिटी चल रही थी, इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, लड़कों का आपस में डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो हम तो शूट कर रहे थे। अच्छा फिर कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि कुछ लड़के जो थे शुरू के राउंड्स के अंदर जो सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो मैदान से जो है वो गालियां देते हुए निकले। हमने शूट तो किए मगर वो गालियां ऐसी हैं कि ऑन एयर नहीं जा सकती। ये सारी चीजें फिर हैंडल उस टाइम ऑन दी स्पॉट आप कैसे कर रहे होते थे? रियलिटी है ना, तो मैंने कहा कि इसको हैंडल नहीं करना, अच्छा इसको रॉ कैप्चर होने देना है इसको। ओके। तो जो डायरेक्टर थे सुहेल जावेद, मैं उनको यही बार बार कहता था, मैंने कहा कि ये नहीं घबराना कि यार ये गालियां दे रहा है, सही, मैंने कहा तुम उसको कैप्चर तो कर लो, ये हम बाद में एडिट पे बैठ के देखेंगे और सोचेंगे कि ये किस नौयत का वो है। अच्छा कोई किसी को, मैं ये कहने लगा हूँ माजरत के साथ, बहुत सारे लोग कोई किसी को गधा कह दे, कोई किसी को उल्लू का पट्टा कह दे, तो उस हद तक तो हम जो है लिबर्टी ले सकते हैं, मगर उससे आगे फिर जो है ना वो काफी वो होगी, तलख कलामी होगी। बदकिस्मती से हम जितना अपने आप को कर रहे हैं, बहुत सारे लाइव टॉक शोज पे, सियासी टॉक शोज पे इस मुल्क के सियासी रहनुमा जो है, मेरा ख्याल एक पूरी तारीख रकम है और यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, वो तारीख हमेशा के लिए डिजिटल तारीख मौजूद है, जहाँ पे इतनी नाशाइस्ता और नाजेब अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है कि वो हमारी यूथ के लिए एग्जाम्पल्स वगैरह सही नहीं है, दैट्स वेरी बैड। तो वो इंटॉलरेंस भी शो करते हुए कहते हैं, लेकिन हमने कैप्चर जरूर किया। हम जाहिर बात है पोस्ट प्रोडक्शन में हमने फैसला किया कि हम कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे कि जो कि बच्चों के लिए, दूसरों के लिए नेगेटिव उसके अंदर वो बने, बट बड़े मैंने जैसे कहा कि रॉ इमोशंस हैं। अच्छा फिर इसमें बड़ी स्कीमिंग भी है। ये लड़के जब 24 आए ना, इनको शुरू में एहसास नहीं था कि ये मामला कितना सीरियस है। ये जब उधर रिहाइश गाह पे इनको रखा गया नया नाज़िमाबाद में ही, तो इनको एहसास हुआ जब इन्होंने मेंटोर्स को अपने देखा कि भाई ये तो मामला बड़ा सीरियस है, यहाँ तो सर्वाइवल का मामला है। ठीक है। अच्छा फकर, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, वी हैव अ लाइव कॉलर और ये मोहम्मद वसीम है कराची से, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इदरीस जी,
मोहम्मद इदरीस, आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट सुपरस्टार के बारे में और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा रियलिटी शो होने जा रहा है जो कि पाकिस्तानी टैलेंट को उभार कर सामने लाएगा। क्या कहेंगे आप इस पे? जी, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि एक मिनट दोबारा सवाल कीजिए क्योंकि मेरा तवज्जो टीवी में है। अच्छा मोहम्मद इदरीस, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज टीवी जो है एक ऐसा शो करने जा रहा है जिसमें क्रिकेट का जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आएगा। हमारे साथ फखरे आलम भी बैठे हुए हैं, आप इनसे कोई बात करना चाहेंगे? उनका टीवी ऑन है, वो टीवी पे वॉल्यूम पहले कम, ऐसे कॉल को ड्रॉप कर दिया करें। आवाज बिल्कुल पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, लेकिन फोन पे जब लोग आपसे लाइव ट्रांसमिशन, मजे की बात पता है क्या है कि देखें अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप खाली एक उसका ओवरव्यू बता रहे हैं कि कैसे कैसे सब चीजें रही और कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, पब्लिक रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई है। अच्छी, अभी तो ये जब ऑन एयर जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो नौजवान नस्ल है उस पे इसका कितना पॉजिटिव वो होगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह जब हम सीजन 2 में जाएंगे तो इसका इंपैक्ट जो है इससे 10 गुना ज्यादा होगा इंशाल्लाह, इसका इंपैक्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, रियलिटी शो है चूंकि ये क्रिकेट सुपरस्टार, आपने बताया कि मेंटोर के साथ जो हुआ, कैमरा क्रू वहां तक पहुंच गया, तो जो हमारे लड़के थे एक्चुअल जो सारा शूट हो रहा था वो कहीं किसी जगह पे रह भी रहे होंगे, उस जगह पे भी शूट होता रहा या खाली उनकी जो एक रिहाइशगाह में उनको रखा हुआ था, उनको शेयरिंग पे रखा हुआ, रूम शेयरिंग पे रखा हुआ था, ताकि हम एक्चुअली उनको हर चीज पे जज कर रहे थे। हम उनके रवैये पे, उनकी तबीयत में जज कर रहे थे, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे जज कर रहे थे, उनकी स्ट्रीट स्मार्टनेस पे, उनकी कि कितने क्लेवर हैं वो, कि वो अपने क्योंकि आपको एक मुकम्मल पर्सनालिटी, सिर्फ स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी जो है उसकी गेम में रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप मेंटली वीक होंगे ना, आप में जितना मर्जी टैलेंट हो, जब आप प्रेशर की सिचुएशन में आएंगे या किसी मुश्किल उसमें आएंगे ना, तो वो आप पे रिफ्लेक्ट, आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे। सो हमें वो भी उनको देखना था, जज करना था। अच्छा, प्लस ये कि हम नेगेटिव लोगों को नहीं प्रमोट करना चाह रहे थे, तो हमने ये देखना चाह रहे थे कि वो क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब इनको ये रियलिटी हिट की कि ये तो इंटरनेशनल स्टार्स हैं और हम 24 में से एंड में सिर्फ 2 ने जाना है, तो हमें 22 ने तो घर जाना है, तो इनको उस वक्त एहसास होना शुरू हुआ कि ये तो सारे मेरे कंपेटिटर हैं, ये जो मेरा दोस्त भी है ये भी मेरा कंपेटिटर है। तो वो फिर उन्होंने ना आपस में, मैंने नोट किया कि वो अगर एक फास्ट बॉलर है ना तो दूसरे फास्ट बॉलर का नहीं चाहता था, उसकी कामयाबी नहीं चाहता था, तो वो दूसरे वो बैट्समैनों की कोचिंग कर रहा था कि सुनो उसको इस तरह खेला करो, उसको इस तरह मारो, वो करो। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये आपको सब देखने को मिलेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके दरमियान क्या कुछ हुआ और उसको कैसे हैंडल किया गया। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो बात हो रही है क्रिकेट सुपरस्टार के हवाले से, फखरे आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फखर भाई, अभी जब ब्रेक पर हम थे तो ट्रायल के हवाले से भी आपने 2-3 बातें हमसे शेयर की, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो ऑन एयर भी ज़रूर जाएं और हमारे नाजरीन भी उसको जानें। ट्रायल के अंदर आपने बताया कि सरफराज अहमद के भाई भी आए थे और बाबर आजम के भाई भी आए थे, और एक मौके पर तो आपको ये भी नहीं पता चला कि सरफराज अहमद के भाई चौथे और 5वें राउंड तक पहुंच गए। आपको नहीं पता था? हमें नहीं पता था, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर काम हो रहा था कि सरफराज के भाई का हमें पता चला। वो भी किसी एक दूसरे लड़के ने कहा कि सर ये उनके भाई हैं। अच्छा। तो फिर उनसे जब पूछा गया कि क्या वाकई में, हमने कहा कोई कजन वजन कोई रिश्तेदारी होगी, उन्होंने नहीं ये उनके छोटे भाई हैं। उसने कहा हाँ जी मैं छोटा भाई हूँ। तो ये मतलब बहुत लेट हमें पता चली इस बात की, बट ये कि हिज टैलेंट स्पोक फॉर इटसेल्फ। क्रिकेट सुपरस्टार का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है कि हम जेन्युइन टैलेंट को मेरिट की बेस के ऊपर रख के लेकर आना चाहते हैं, और फिर आगे जो इसकी एलिमिनेशन के राउंड्स है ना, उसमें भी एलिमिनेशन जो है वो हमारी मर्जी से नहीं है खाली, वो आपने कौन सा टास्क, उसमें कितनी एवरेज, उसमें जो कि नंबर्स की गेम थी कि आपने पॉइंट्स स्कोर करने हैं, रन्स स्कोर करने हैं, विकेट्स हासिल करनी है, तो वो भी सारी परफॉर्मेंस भी आपकी जो थी वो काउंट हो रही थी साथ साथ। अच्छा, इंटेंशन के हवाले से अगर बात की जाए, पैशन के हवाले से बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि शुरू में जो है वो डिसिप्लिन कुछ कम था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जी ये 2 ही रह जाने और हमने घर चले जाना है, तो डिसिप्लिन भी थोड़ा बेहतर हो गया। इंटेंशन कितनी काउंट करी थी उन लोगों की जो चाहते थे कि नहीं हाँ इस शो के तो विनर हम ही हो? 24 जब आए ना, पहले जब 2 एलिमिनेट हुए ना, तो उनको इसके बाद एहसास हुआ कि ये तो भाई मामला तो 2 जाएंगे, ये तो घर जाने का मामला है, असल में या तो फारिग होंगे यहाँ से। सही। और ये है तो बड़ा सीरियस सिस्टम। सही।
और फिर जो हमारे आखिरी 6 लड़के हमने जब 24 से हम करते शॉर्टलिस्ट होते एंड में 6 में जब पहुंचे हुए तो इंसेंटिव्स में हमने क्या दिया, उन 6 लड़कों को हमने एक मोटर बाइक मिली, ठीक है ना, एक लैपटॉप मिला, और कुछ तोहफे तोहफे मिले, और साथ में उनको नौकरियों के लिए उनका बंदोबस्त किया गया आरिफ हबीब ग्रुप की तरफ से। उनको ऑफर दिया गया कि अगर आप वो चाहते हैं ताकि आप अपनी क्रिकेट पे कंसंट्रेट कर सकें एंड ऑल दैट। सो ये एक बड़ा जो है ना वो था, वो उनको सीरियसनेस उसकी महसूस होना शुरू हो गई। जब सीरियसनेस महसूस होना शुरू हो जाती है ना तो फिर आप और ज्यादा आपको रात को नींद नहीं आती कि कल सुबह मुझे क्या टास्क करना है। अभी पता नहीं कल सुबह जो है मेंटोर क्या बोल दे मुझे अचानक, कल क्या मैं रात को इस कमरे में सोऊंगा, हाँ बिल्कुल, या मैं वापस यहाँ होऊंगा या नहीं होऊंगा, शो का जो पूरा एक प्रेशर होता है आपके दिमाग में कि मैं वापस घर जाऊंगा, मतलब क्या होगा। अच्छा, जो टास्क दिए जाते थे वो ओवरऑल डिस्कशन करके सब सोच के देते थे या फिर किसी एक की जानिब से टास्क डिसाइड एक तो मैंने पूरा लिखा हुआ था कि टास्क क्या होने चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग करते थे सारे मेंटोर्स के, नहीं इसमें इसको इस चैलेंज को इतना मजीद मुश्किल करो, इसमें इसको इस तरह करो, यू नो, तो वो जितना जो था ना वो उस तरह बनता गया हमारा, एंड वो इवॉल्व होता गया। फिर कुछ लड़कों के लिए टास्क थोड़ा डिफरेंट रखना ज़रूरी था क्योंकि वो उनकी वो थी, हमने भी एक बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा था, बहुत इतना पॉजिटिव लड़का वो लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से बॉल करता, अरे वाह, ठीक है ना, और स्पिन बॉलिंग करता था, लेफ्ट हैंड स्पिनर भी था, ऑफ स्पिनर भी था, यू नो, और अच्छी बैटिंग भी करता था। सो यू नो वी गॉट वेरी गुड स्टोरीज, यू नो, कि कहाँ से आए, क्या हुए, और यू नो हमारा एक लड़का जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल गया, एक लड़का जो है वो हमारा पीसीबी का फ्यूचर्स प्रोग्राम है उसमें भी खेल गया। सो यू नो हमें बड़ी खुशी है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। भाई हम जैसे प्रोग्राम के इब्तिदा में बात कर रहे थे ना कि आपने ये सोशली भी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि पीसीबी तो अपने तहीं काम कर ही रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी ऑडियंस को या इतनी बड़ी आवाम को केटर करने के लिए नाकाफी है, उसके भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपका जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर आपने गली मोहल्लों से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके आपने फाइंडिंग्स की हैं, लड़कों को निकाला है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की जो आप बात कर रहे थे कि वो कितना जरूरी था आप लोगों के लिए? नहीं, वो मुस्तकबिल के लिए भी बड़ा जरूरी है। मुस्तकबिल के लिए आप कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना बदकिस्मती से क्योंकि मेरिट का हमने ख्याल नहीं रखा ना, तो उसकी वजह से आपने देखें बहुत सारे शोबों में बड़े इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो आ गए हैं, और जो बेचारा कॉम्पिटेंट लड़का है वो पीछे रह जाते हैं। देखिए मैं दुबई में रिहाइश पजीर हूँ, ठीक है ना, मैं अक्सर जब टैक्सियों में बैठता हूँ तो पाकिस्तानी लड़के मिलते हैं, अक्सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो मुझे पता चलता है कोई कि जी मैं मास्टर्स करके यहाँ आ गया, नौकरी नहीं मिल रही थी मुझे, कोई ये कहता है कि जी मैं बीए करके आ गया। मुझे अभी एक लड़का जो लास्ट ये जब इस ट्रिप पे मैं आ रहा था तो मैं जब टैक्सी लेके एयरपोर्ट के लिए जा रहा था तो वो जो लड़का मुझे मिला पेशावर का था, भाई हमारा, और बीबीए करके वो गया था। कहता जी मुझे जब कोई जॉब वॉब नहीं मिली तो फिर मैंने टैक्सी चलानी शुरू कर दी, तो वो खर्चे भी मुझे पूरे करने, तो मैंने कहा पाकिस्तान में जैसे कोई नौकरी नहीं थी मेरे लिए वहाँ पर, जो नौकरी में मैं अप्लाई करता था वो कोई ना कोई जो था मुझसे जो है पीछे, आई मीन होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद खुद ही क्वालिफाई ना करते हो, तो वो अपॉर्चुनिटीज कम है आपके पास, और फिर जब वो अपॉर्चुनिटीज कम है उस पे भी अगर मेरिट ना हो तो आप और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। ठीक कह रहे हैं, लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और जैसे कि पीसीबी के अंदर एक अरसे तक ये खबरें आती रही कि यहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे सिलेक्शन नहीं होती तो लोग दिल बर्दाश्ता होके चले जाते हैं। देखिए ऐसे प्रोग्राम के अंदर मेरिट के ऊपर चीजें होना बहुत बड़ी बात हमने इसीलिए रखा है। पीसीबी का मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है, लेकिन मैं पीसीबी का आपको बता सकता हूँ, पीसीबी का रोल जो है ना वो शुरू होता है कि जब एक लड़का क्लब में खेलता है, वो रजिस्टर्ड क्लब में खेलता है, पीसीबी के रजिस्टर्ड क्लब में खेलता है, तो वो उनके रेडार पे आना शुरू होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के रेडार पे आना शुरू होता है, मतलब वो ग्रास रूट से उसकी जर्नी शुरू होती है। उससे पहले पीसीबी की रीच नहीं, और पीसीबी कर भी नहीं सकती क्योंकि एज इट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट और रजिस्टर्ड क्लब क्रिकेट बहुत बड़ी है स्केल में पाकिस्तान में, तो पीसीबी ऑलरेडी हैज इट्स हैंड्स फुल, चुके उसको वो भी देखना है, फिर वहां से आगे जो फिल्ट्रेशन होनी है, यू नो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर फर्स्ट क्लास लेवल, वो सारी पीसीबी जो है वो कर रहा है। सो पीसीबी के पास काफी बड़ा ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो है। हम जो है वो एक सप्लीमेंट्री रोल अदा कर रहे हैं कि हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि यार अगर आप पीसीबी वाला राउट में नहीं भी हो ना तो हम आपको एक और राउट भी दे सकते हैं। ये आप यूं कर लेंगे जिस तरह आजकल स्टार्टअप्स के अंदर ना नई कंपनियों के लिए एक्सेलरेटर्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं कि आप इंक्यूबेट करते हैं नई कंपनी को या एक्सेलरेट करते हैं उनको, यू नो, एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स बनाए जाते हैं। आप इसको यूं समझें कि क्रिकेट का एक इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये टैलेंट जरूरी नहीं है कि ये पीसीबी के रेडार पे सारे लड़के आए,
लेकिन कोई एक दो भी आ जाते हैं और उनको ब्रेक। लेकिन आपने अपने तरफ से पूरी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की और कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। ये इनको बताते चलें कि हफ्ते की शाम 7 बजे आज न्यूज़ पर, हर सैटरडे को शाम 7 बजे हर इसकी जो किस्त है 12 किस्तों पे मबनी है। सो एवरी सैटरडे 7 बजे आपको आज टीवी पे देखने को मिलेगा। सैटरडे की शाम को 31 मार्च से हम ऑन एयर हो जाएंगे पहली एपिसोड। चलिए जी, 31 मार्च से ये एपिसोड ऑन एयर हो जाएगा और आई होप कि आपको ये शो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये शो है पाकिस्तानी आवाम के बारे में, पाकिस्तानी टैलेंट के हवाले से। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट सुपरस्टार को सपोर्ट करते रहिए और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिए। हाँ, ये वाला प्रोग्राम भी मॉर्निंग शो, ये वाला प्रोग्राम भी देखते रहिए। गुड मॉर्निंग आज। Good job, guys.